हेलो बच्चों, स्वागत है तुम्हारा आज के लेक्चर में। आज मैं लेके आया हूँ तुम्हारे लिए क्लास 9 का चैप्टर नंबर 2, दैट इज सेल द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ। इससे पहले मैंने लेक्चर नंबर 1 डाला था। आई होप तुमने वो लेक्चर देखा होगा। लेक्चर नंबर 1 के अंदर हमने बहुत बेसिक इंट्रोडक्शन रखा था। हमने देखा था कि साइंटिस्ट ने क्या कहा था कि लाइफ जो है ओरिजिनेट हुई है वाटर से, और साइंटिस्ट ने क्या क्या वहाँ पे खोज करी, पुराने समय में क्या क्या पास्ट एविडेंस मिले कि लाइफ कैसे ओरिजिनेट हुई होगी। ये सब हमने फर्स्ट लेक्चर में देखा था। अगर आपने फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा है तो प्लीज जाके देखो, मैंने एक एक चीज को बहुत ही बेसिक में समझाया है। मैं ये जो लेक्चर्स बना रहा हूँ, ये जो लेक्चर की सीरीज आ रही है, ये एकदम बेसिक से लेक्चर में बता रहा हूँ। हैंड रिटन नोट्स में लेकर आ रहा हूँ, यहाँ पे हैंड से लिख करके एक साथ पीपीटी पे लिख करके समझा रहा हूँ। एक एक चीज को बहुत बेसिक से समझा रहा हूँ। अगर कोई वर्ड भी ऐसा आ रहा है कि जो बच्चे को मुझे लगता है कि नहीं समझ आएगा, मैं उस वर्ड को भी बड़ी डेप्थ अंडरस्टैंडिंग से समझा रहा हूँ। तो लेक्चर को अच्छे से देखो। सारे लेक्चर्स में कुछ भी, अगर तुम्हें कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो उसको बेझिझक आप कमेंट बॉक्स में पूछो और उसका जवाब तुमको मिलेगा। कोई भी अगर डाउट आ रहा है तो उसको तुम पूछ सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर नंबर 2 को बिना किसी देरी के। अब टॉपिक्स टू बी कवर्ड, आज के लेक्चर में हम कौन कौन से टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं। पहले हम क्या करेंगे, अपना रिवीजन करेंगे। प्रीवियस क्लास लेक्चर नंबर 1 के अंदर हमने जो भी पढ़ा था उसका क्या करेंगे, रिवीजन करेंगे। ठीक। फिर उसके बाद अपना लेक्चर 2 को प्रारंभ करेंगे, स्टार्ट करेंगे। लेक्चर 2 के अंदर आज के लेक्चर में पहले रिवीजन करेंगे हम अपना। फिर उसके बाद अपना आगे का टॉपिक फर्दर स्टडी करेंगे कि आगे के टॉपिक में क्या है। तो पहले हम सेल का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे कि सेल का स्ट्रक्चर कैसा है। जैसे मैंने लेक्चर नंबर 1 में भी बता दिया था बेसिक बेसिक कि ये अपना सेल है और ये अपनी न्यूक्लियस है। ये अपना सेल मेम्ब्रेन, ये न्यूक्लियस, और ये अपना इसके अंदर क्या है, साइटोप्लाज्म है। ठीक है। सेल के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे, उसकी थोड़ी सी थ्योरी लिखेंगे। फिर उसके बाद अपना मेन टॉपिक आएगा सेल मेम्ब्रेन, जो कि इंपॉर्टेंट है पेपर के प्रोस्पेक्टिव से। ठीक है। ये पेपर में आता है कि सेल मेम्ब्रेन क्या होता है, या सेल मेम्ब्रेन का बनाने वाला भी क्वेश्चन आ जाता है कि ड्रॉ करो सेल मेम्ब्रेन को। ठीक है। और उसके फंक्शंस के बारे में भी आ जाता है। तो स्टार्ट करते हैं आगे रिवीजन। आज पहले क्या करेंगे, अपना रिवीजन करेंगे। कौन सा, लेक्चर 1 का। ठीक, लेक्चर 1 का रिवीजन करते हैं। तो मैंने स्टार्टिंग कहाँ से करी थी, मैंने बताया था कि लाइफ जो है ओरिजिनेट हुई है। लाइफ जो है ओरिजिनेट हुई है कहाँ से, वाटर से। मैं राइटिंग जो है गलत साफ साफ नहीं लिखूंगा, मैं रिवीजन करा रहा हूँ तो बेसिकली जल्दी जल्दी लिखूंगा, तो राइटिंग में भी तुम्हें ना समझ आए। बस मेरी वॉइस पे ध्यान देना कि भैया समझा के रहे। तो मैंने क्या बताया था लेक्चर 1 में कि लाइफ जो है ओरिजिनेट हुई है कहाँ से, वाटर से। फिर साइंटिस्ट ने ये कहा था वाटर में तो ओरिजिनेट हुई है, लेकिन वाटर के अंदर, स्मॉल वाटर पूल्स के अंदर ओरिजिनेट हुई है। ठीक है। स्मॉल वाटर पूल्स के अंदर, स्मॉल वाटर पूल्स के अंदर लाइफ क्या है, ओरिजिनेट हुई है। वो क्या कहते हैं, साइंटिस्ट क्या कहते हैं कि ओशियंस के अंदर लाइफ जो है ओरिजिनेट नहीं हुई है। उनका मानना है कि लाइफ जो है ओशियंस में ओरिजिनेट नहीं हुई है। वो कहाँ हुई है, स्मॉल वाटर पूल्स के अंदर हुई है। ठीक। फिर उसके बाद स्मॉल वाटर पूल्स के अंदर लाइफ ओरिजिनेट हुई है, किस वजह से हुई है, कुछ एनवायरमेंटल कंडीशंस की वजह से हुई है। एनवायरमेंटल कंडीशंस की वजह से हुई है। एनवायरमेंटल कंडीशन जैसे हाई टेम्परेचर, और क्या, वॉल्केनिक इरप्शंस, वॉल्केनिक इरप्शंस हो रहे होंगे। और क्या हो रहा होगा, हैवी रेन हो रही होगी, बहुत तेज तेज बारिश हो रही होगी, हैवी रेन। कुछ ऐसे एनवायरमेंटल कंडीशंस हो रहे होंगे जिस वजह से क्या है, स्मॉल वाटर पूल्स के अंदर क्या हुई, लाइफ ओरिजिनेट हो गई। ठीक, लाइफ ओरिजिनेट हुई। फिर इसमें एक एग्जांपल हमको बताया था एनसीईआरटी ने कि आज के टाइम पे भी क्या है, लाइफ ऐसे ही एनवायरमेंटल कंडीशन एग्जिस्ट कर रही है एक जगह पर। उस जगह का क्या नाम है, लद्दाख। लद्दाख में, ए बीच में लिख लेना, लद्दाख में अपना एक हॉट स्प्रिंग है। तो ऐसी सेम कंडीशंस कहाँ पे हो रही है, टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है वहाँ पे। उसमें से सेम एक कंडीशन टेम्परेचर इंक्रीज वाली बता रहा हूँ उसमें, कि टेम्परेचर इंक्रीज हो रखा है। तो लद्दाख में एक जगह है क्या, हॉट स्प्रिंग। हॉट स्प्रिंग है लद्दाख में, कहाँ पे, पूगा वैली के अंदर। कहाँ पे, पूगा वैली के अंदर। ठीक है। पूगा वैली में एक हॉट स्प्रिंग है, और इस हॉट स्प्रिंग में क्या है, हॉट वाटर आता है। ये बताया था मैंने, हॉट वाटर आता है। और उस हॉट वाटर का टेम्परेचर कितना है, 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। और फिर मैंने उसकी तुमको पिक्चर दिखाई थी कि पिक्चर में क्या है, वो हॉट स्प्रिंग ऐसे ऐसे झरना सा था, और उसमें से क्या है, वाटर निकल रहा था, हॉट वाटर। ठीक है। फिर मैंने ये बताया था कि जो हॉट स्प्रिंग है, इस हॉट स्प्रिंग में रहने वाले बैक्टीरिया, जैसे अपने यहाँ पे वाटर है,
इस वाटर के अंदर यहाँ पे कुछ बैक्टीरियाज रह रहे होंगे, ठीक है। ऐसे हॉट स्प्रिंग में जहाँ पे ये जिस हॉट स्प्रिंग में बैक्टीरियाज रह रहे हैं, इस हॉट स्प्रिंग में क्या है, बैक्टीरियाज रह रहे थे, ठीक है। अब इस हॉट स्प्रिंग में ये बैक्टीरिया रह रहे हैं क्योंकि इनको यहाँ पे रहना पसंद है। तो इस हॉट वाटर के अंदर रहने वाले बैक्टीरिया, ऐसे बैक्टीरिया जिनको गर्म जगहों में रहना पसंद आता है, उनको क्या कहते थे हम, थर्मोफाइल्स, ठीक है, जिनको गर्म जगहों पे रहना पसंद होता था, ठीक है। आगे देखते हैं। फिर मैंने बताया था कि जिनको हॉट जगहों में रहना पसंद होता है उनको क्या बोलते हैं हम, थर्मोफाइल्स। और ये जो थर्मोफाइल्स थे, ये कैसे थे, यूनिसेल्युलर थे। क्या थे, यूनिसेल्युलर, ठीक। फिर इसके बाद मैंने बताया था एक इंस्टीट्यूट, इंस्टीट्यूट का क्या नाम था, बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट, ठीक है। बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट, और ये इंस्टीट्यूट कहाँ पे था, लखनऊ के अंदर था, ठीक। इस लखनऊ इंस्टीट्यूट में साइंटिस्ट थे। इन साइंटिस्ट ने क्या करा, ये जो हमारा हॉट स्प्रिंग था ऊपर, हमने जो अभी हॉट स्प्रिंग की बात करी, इस हॉट स्प्रिंग के ऊपर स्टडी करने लग गए, इस हॉट स्प्रिंग के पास गए और देखने लगे, इसको ऑब्जर्व करने लगे कि हॉट स्प्रिंग में हो क्या रहा है। तो उन्होंने देखा जो ये हॉट स्प्रिंग है पीछे, इस हॉट स्प्रिंग के चारों तरफ में, इस हॉट स्प्रिंग के चारों तरफ में क्या है, इसके चारों तरफ यहाँ ऐसे व्हाइट कोटिंग हो रही है। क्या हो रही है, व्हाइट कोटिंग हो रही है। क्या हो रही है, व्हाइट कोटिंग। यहाँ पे क्या है, हॉट स्प्रिंग के चारों तरफ में ये किससे ढका हुआ है, व्हाइट कोटिंग से ढका हुआ है। तो ये किससे ढका हुआ था, व्हाइट कोटिंग से, व्हाइट कोटिंग, ठीक है। और ये व्हाइट कोटिंग किस चीज की थी अपनी, कैल्शियम कार्बोनेट की थी। क्या थी, कैल्शियम कार्बोनेट की। तो किस चीज की थी ये कोटिंग, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक। ये कैल्शियम कार्बोनेट की कोटिंग थी। साइंटिस्ट का मानना था कि ये जो कैल्शियम कार्बोनेट इसके ऊपर जमा हुआ है, ये जो लेयर बनी है कैल्शियम कार्बोनेट की, इसी ने पुराने समय पे लाखों करोड़ों साल पहले हेल्प करी होगी अर्ली ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को प्रोटेक्ट करने में, फ्रॉम किससे, किससे प्रोटेक्ट करने में हेल्प करी होगी, रेडिएशन से और हार्श एनवायरनमेंट से, ठीक है। हेल्प अर्ली मॉलिक्यूल्स, अर्ली ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, ये सारा अगर तुम्हें नहीं समझ आ रहा तो बेटा पहले लेक्चर नंबर 1 देख के आओ, ये सारा लेक्चर नंबर 1 के अंदर मैंने बताया है, ठीक है। हेल्प अर्ली ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हार्श एनवायरनमेंट एंड रेडिएशंस, ठीक है, इन चीजों से मदद करी होगी। फिर साइंटिस्ट ये भी कह रहे हैं कि यही कैल्शियम कार्बोनेट होगा जिसने क्या है, सेल की मेम्ब्रेन बनाने में हेल्प करी होगी, ऑल्सो हेल्प्ड इन दी फॉर्मेशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन, इसी ने क्या करी होगी, हेल्प करी होगी सेल मेम्ब्रेन को बनाने में। जो हमारी सेल है, इस सेल की जो आउटर वाली मेम्ब्रेन है, ये जो मेम्ब्रेन है जिसने सेल को ढका हुआ है, इस मेम्ब्रेन को भी बनाने में हेल्प करी होगी किसने, हमारे कैल्शियम कार्बोनेट ने, ठीक है। फिर इसके बाद मैंने पढ़ाया था तुम्हें कि क्या एक अपना सेल, और सेल का क्या बताया था, स्ट्रक्चर बताया था कि अपनी ये सेल मेम्ब्रेन है, ये अपनी न्यूक्लियस है, और इसके बीच में क्या है, ये अपना साइटोप्लाज्म है, ठीक। फिर मैंने बताया था कि ये सेल जो है, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म इज मेड अप ऑफ सेल, ठीक, ये बताया था। फिर उसके बाद मैंने क्या बताया था, सेल रिप्रेजेंट द बेसिक फंडामेंटल यूनिट एट विच लाइफ कैन एग्जिस्ट, की लाइफ जो है, अगर एक सेल, एक अगर ऑर्गेनिज्म के पास सेल है, अगर ऑर्गेनिज्म के पास एट लीस्ट वन सेल भी है, एट लीस्ट वन सेल भी है, तो वो ऑर्गेनिज्म क्या कर सकता है, सरवाइव कर सकता है, ठीक। अगर किसी ऑर्गेनिज्म के पास एक सेल भी नहीं है, जीरो सेल्स हैं, तो वो ऑर्गेनिज्म सरवाइव नहीं कर सकता, ठीक है। तो मतलब अगर किसी भी ऑर्गेनिज्म को सरवाइव करना है नेचर के अंदर, तो उस ऑर्गेनिज्म के पास एट लीस्ट वन सेल तो होने ही चाहिए, ठीक है। फिर मैंने बात करी थी जिसके पास ओनली वन सेल होता है तो उनको क्या बोलते हैं हम, यूनिसेल्युलर। और जिनके पास बहुत सारे सेल होते हैं, मोर देन वन सेल, ठीक है, मोर देन वन सेल, उनको क्या कहते हैं हम, मल्टी सेल्युलर। क्या कहते हैं, मल्टी सेल्युलर कहते हैं, ठीक। फिर इसके बाद मैंने तुमको बताया था यूनिसेल्युलर के एग्जाम्पल, कि यूनिसेल्युलर कौन कौन से हो सकते हैं। जैसे मैंने एग्जाम्पल में बताया था क्या, बैक्टीरिया, और क्या बताया था, यीस्ट। ये दोनों क्या है, एग्जाम्पल है किसके, यूनिसेल्युलर, यूनिसेल्युलर के, ठीक है। ये दोनों ही क्या है, बैक्टीरिया और यीस्ट क्या है, यूनिसेल्युलर है, ठीक है। आगे चलते हैं। फिर इसके बाद मैंने बताया था मल्टी सेल्युलर का एग्जाम्पल, जैसे कि बना ह्यूमन, बर्ड, और क्या बताया था,
प्लांट और फिश, ये सारे क्या हैं, मल्टी सेलुलर है। ठीक, फिर इसके बाद मैंने बताया था कि ये सेल है, सेल अगर बहुत सारे सेल्स एक साथ जुड़ जाएं तो ये टिश्यू बन जाता है। और टिश्यू, ग्रुप ऑफ टिश्यू, ये क्या है, ग्रुप ऑफ सेल को क्या कहते हैं, टिश्यू कहते हैं। ऐसी ग्रुप ऑफ टिश्यू बन जाए, बहुत सारे टिश्यू एक साथ फॉर्म हो जाए तो उसको क्या बोलेंगे, ऑर्गन। ठीक, और ऐसे अगर बहुत सारे ऑर्गन एक साथ फॉर्म हो जाएं, ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे हम, अपना ऑर्गन सिस्टम। ठीक है, ये मैंने पिछले लेक्चर में बताया था। और इसमें मैंने एक एग्जांपल बताया था किस चीज का, रेस्पिरेटरी सिस्टम। ये एग्जांपल है जिसमें क्या है, ऑर्गन सारे मिलके काम करते हैं, जैसे नेजल पोर्स, नेजल कैविटी, और क्या बताया था, ट्रेकिया और लंग्स, ये सारे मिलके काम करते हैं, इसी को क्या बोलते हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक है, तो यहीं तक मैंने अपना कल मतलब लास्ट लेक्चर लिया था, लेक्चर नंबर 1 हमने, उसमें हमने ये सारी बातें करी थी। ठीक है, यहाँ तक तुम सबको क्लियर है। इसके बाद आगे चले, अब अपना हम लेक्चर नंबर 2 को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सो लेक्चर नंबर 2 में मैं स्टार्ट करने वाला हूँ, स्टार्ट पहले मैं करूंगा यूनिट्स से। किससे स्टार्ट करूंगा मैं, यूनिट से स्टार्ट करूंगा। सो यूनिट्स बेसिकली आपने स्मॉल क्लास, छोटी क्लास में पढ़ा होगा ना, कि 1 मीटर जो है बराबर होता है किसके, 100 सेंटीमीटर के, ये पढ़ा है सबने, है ना। ऐसे ही अब मैं कहना चाह रहा हूँ, जैसे आपने नॉर्मल स्केल यूज करते हो ना अपने घर में, मतलब पेपर में जब भी लेके जाते हो तो वो सेंटीमीटर वाला स्केल लेके जाते हो ना, तो ये सब सेंटीमीटर वाला स्केल होता है, वो कितने सेंटीमीटर तक की लाइन खींची होती है, उसमें 15 सेंटीमीटर तक की लाइन खींची होती है ना। ये 1 2 3 4 ऐसे 15 सेंटीमीटर तक का स्केल होता है, वो है ना नॉर्मल स्केल जो तुम लेते हो। तो अब मैं कह रहा हूँ, तुमने जब 1 सेंटीमीटर की लाइन खींचते हो यहाँ से लेके यहाँ तक, ये 1 सेंटीमीटर वाली लाइन है। ठीक, अब इस 1 सेंटीमीटर के स्केल में देखोगे तो यहाँ बीच में 10 लाइन्स खींची, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऐसे लाइन खींची हुई है। ठीक है, तो ये जो लाइन खींची हुई है बीच में, ये वाली, इस लाइन को बता रहा हूं मैं। ठीक है, अब देखना, ये 1 सेंटीमीटर लाइन के अंदर ये जो तुम्हारा इतना स्पेस है, यहाँ से एक जीरो से जो बीच वाली लाइन आ रही है, पहली लाइन यहाँ से लेके यहाँ तक का, इतने डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं, 1 मिलीमीटर कहते हैं। क्या कहते हैं, 1 मिलीमीटर। ठीक है, तो मैं कह रहा हूँ अब ऐसी 1 मिलीमीटर, 1 मिलीमीटर इतना, फिर ये एक और दूसरी डंडी यहाँ से लेके यहाँ तक का, ये 2 मिलीमीटर, फिर 3 मिलीमीटर, 4 मिलीमीटर, 5 मिलीमीटर, ऐसे 10 डंडी है तो ये 10 तक जाएगा। तो 1 सेंटीमीटर के अंदर कितने मिलीमीटर है, 1 सेंटीमीटर के अंदर कितनी लाइन है, 10 है। तो 1 सेंटीमीटर जो है यहाँ से बराबर हो जाएगा कितने के, 10 मिलीमीटर के, है कि नहीं है। यहाँ से कह सकते हैं 1 सेंटीमीटर बराबर है कितने के, 10 मिलीमीटर के। तो मैं यहाँ से एक और चीज कह दूंगा, 1 सेंटीमीटर जो है बराबर है कितने के, 10 मिलीमीटर के बराबर है कि नहीं है। अब 1 मीटर कितने के बराबर है, 100 सेंटीमीटर के बराबर है। अब मैंने यहाँ बताया अभी तुमको, 1 सेंटीमीटर जो है बराबर है कितने के, 10 मिलीमीटर के। तो अब मैं पूछूं तुमसे कि 100 सेंटीमीटर कितने मिलीमीटर के बराबर होगा, 100 सेंटीमीटर कितने मिलीमीटर के बराबर होगा। अगर 1 10 के बराबर है तो यहाँ पे 100 आ गया, तो यहाँ पे 10 मिलीमीटर को किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं, 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो मेरा आ जाएगा मिलीमीटर में, है कि नहीं है। 100 सेंटीमीटर कितने के बराबर जाएगा, 100 सेंटीमीटर। इसको मिटो के ढंग से लिख देता हूँ, फिर बच्चे बोलेंगे नहीं तो भैया राइटिंग समझ नहीं आ रही है ना। लिख देते हैं लोग, 100 सेंटीमीटर कितने के बराबर हो गया, 1000 मिलीमीटर के हो जाएगा। तो यहाँ से अपना कितना आ गया, 1000 मिलीमीटर। तो यहाँ से मैं एक चीज कह सकता हूँ कि 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। और 100 सेंटीमीटर अभी कितने के बराबर आया, ये देखो कितने के बराबर आया, 1000 मिलीमीटर के। तो यहाँ से कह देंगे 1000 मिलीमीटर, 100 सेंटीमीटर कितने के बराबर, 1000 मिलीमीटर के। अब ऐसे ही जैसे मैंने यहाँ पे बताया कि 1 सेंटीमीटर बराबर है 10 मिलीमीटर के, ऐसे अब मैं एक और तुमको इक्वेशन देता हूँ, एक और रूल दे रहा हूँ। 1 मिलीमीटर जो होता है बराबर होता है कितने के, 1000 माइक्रोमीटर के। कितने के, 1000 माइक्रोमीटर। माइक्रो ऐसे बनाना है, ऐसे माइक्रो बनाना है, यू मत बनाना। ठीक है, यू ऐसे है माइक्रो, ठीक है, इसको बोलते हैं माइक्रोमीटर।
क्या बोलते हैं, माइक्रोमीटर। ठीक, तो अब एक और रूल याद रखो, ये वाला 1 मिलीमीटर जो होता है बराबर होता है कितने के, 1000 माइक्रोमीटर के। कितने के, 1000 माइक्रोमीटर के। तो अब मैंने यहाँ से, मेरे को बताओ 1000 मिलीमीटर कितने माइक्रोमीटर के बराबर होगा। 1000 मिलीमीटर कितने माइक्रोमीटर के बराबर होगा, निकालो जरा, सोचो। सोच लिया। अब भैया 1 मिलीमीटर 1000 के बराबर है, तो 1000 कितने के बराबर, तो 1000, ये जो 1000 मिलीमीटर है, इसकी मल्टीप्लाई कर दो इतने से, जो है 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये अपना माइक्रोमीटर में आ जाएगा। तो 1000 मिलीमीटर कितने के बराबर हो गया यहाँ से, 1 2 3, 1 2 3, कितने जीरो हो जाएंगे, 6 जीरो, 1 2 3 4 5 6, तो 6 माइक्रोमीटर। मतलब 10 टू द पावर कितने आ जाएगा यहाँ से, 10 टू द पावर कितने के बराबर जाएगा, यहाँ 6 जीरो है, तो 10 के ऊपर कितनी जीरो चढ़ा, 10 के ऊपर क्या पावर चढ़ा दूंगा, 6, तो 10 की पावर 6 माइक्रोमीटर के बराबर हो जाएगा ये। ठीक है, ये पता है ना। जैसे यहाँ पे 2 जीरो है, तो मैं लिख सकता हूँ इसको ऐसे, 10 की पावर 2। पता है ना, ऐसे अगर 3 जीरो है, तो मैं लिख सकता हूँ इसको 10 की पावर 3, है ना, ये पढ़ा होगा छोटी क्लास में। तो इसी को मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ कि यहाँ 6 जीरो है, तो मैं 10 की पावर 6 लिख रहा हूँ। तो 1000 मिलीमीटर का मैंने निकाल लिया, यहाँ से देखो 1000 मिलीमीटर कितने के बराबर आया, 10 की पावर 6 माइक्रोमीटर के बराबर आया। तो यहाँ से लिख सकता हूँ यहाँ पे कि 10 की पावर 6 माइक्रोमीटर के बराबर है ये, कौन, 1000 मिलीमीटर। अब ऐसे ही, अब मैं और छोटे में जा रहा हूँ। पहले मीटर था, मीटर से मैं सेंटीमीटर में गया, फिर सेंटीमीटर से और छोटे में गया मिलीमीटर में, अब मिलीमीटर से किस में गया, माइक्रोमीटर में, और माइक्रोमीटर से भी छोटे में जाना चाहता हूँ मैं। तो माइक्रोमीटर से भी छोटे में जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, इसको मैं मिटा देता हूँ यहाँ से थोड़ा सा, ये मैंने यहाँ से मिटा दिया। ठीक है, तो मैं एक और रूल अब तुम्हें देता हूँ, डेट इज, अगर तुम्हें माइक्रोमीटर से भी छोटे में जाना है तो मैं बताता हूँ, 1 माइक्रोमीटर बराबर होता है कितने के, 1000 नैनोमीटर के। किसके, 1 माइक्रोमीटर बराबर होता है कितने के, 1000 नैनोमीटर के। ठीक, तो अब मैंने यहाँ से 1 माइक्रोमीटर बताया कितने के, नैनोमीटर के। 1 माइक्रोमीटर किसके बराबर बताया, 1000 नैनोमीटर के। नैनोमीटर क्या है, माइक्रोमीटर से भी छोटा है। ठीक, अब मैंने यहाँ पे कितने के क्या निकाला, कितना निकाला था, 10 की पावर 6 माइक्रोमीटर निकाला। अब मैं 10 की पावर 10 की पावर 6 माइक्रोमीटर को चेंज करूंगा नैनोमीटर में, तो 10 की पावर 6 माइक्रोमीटर कितने नैनोमीटर के बराबर होगा, 10 की पावर 6 है, तो मतलब इसकी मल्टीप्लाई किससे कर दूंगा, इससे कर दूंगा। तो 10 की पावर 6 मल्टीप्लाई में, ये कितनी जीरो है, 3 जीरो है, तो मतलब 10 की पावर 3 नैनोमीटर से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो 6 जीरो ये रही और 3 जीरो ये रही, तो इन दोनों को ऐड कर दूंगा। ठीक, तो 10 की पावर 9 आ जाएगा। तो 10 की पावर 9 नैनोमीटर के बराबर होता है कितना, 10 की पावर 6 माइक्रोमीटर। तो इसको मैं लिख सकता हूँ पर, कि 10 की पावर 6 माइक्रोमीटर कितने के बराबर है, 10 की पावर 9 नैनोमीटर। तो 10 की पावर 9 नैनोमीटर। ठीक, अब ये तुमको जो मैंने समझाया इसको तुम्हें याद रखना है। ठीक है, ठीक है, चलें आगे। बेसिक सा तुम्हें अब जितना भी मैंने तुम्हें समझाया इसमें से सब याद, क्या क्या याद रखना है, 1 मीटर बराबर होता है कितने के, 10 की पावर 2 सेंटीमीटर के। और 1 सेंटीमीटर बराबर होता है कितने के, 10 मिलीमीटर के। और 1 मिलीमीटर बराबर होता है कितने के, 10 की पावर 3 माइक्रोमीटर के। और 1 माइक्रोमीटर बराबर होता है कितने के, 10 की पावर 3 नैनोमीटर के। और इन सभी से मैंने रिलेशन निकाल करके क्या बताया, सिंपल सा, कि 1 मीटर बराबर होता है कितने के, 10 की पावर 2 सेंटीमीटर के। और ये बराबर होता है कितने के, 10 की पावर 3 मिलीमीटर के। और 10 की पावर 6 माइक्रोमीटर के। और 10 की पावर 9 नैनोमीटर के। ये मैंने क्या रिलेशन निकाला, कि 1 मीटर जो है बराबर होता है 100 सेंटीमीटर के। या मैं ये भी कह सकता हूँ 1 मीटर जो है बराबर होता है कितने, 10 की पावर 3 मिलीमीटर के। या मैं ये भी कह सकता हूँ कि 1 मीटर जो है बराबर होता है 10 की पावर 6 माइक्रोमीटर के। मैं ये भी कह सकता हूँ 1 मीटर ही जो बराबर होता है कितने के, 10 की पावर 9 नैनोमीटर के। ठीक, तो ये मैंने पूरा रिलेशन निकाल दिया मीटर का सबसे। ठीक है, समझ आया। अगर तुम्हें नहीं समझ आया तो उसको भी वीडियो को दोबारा बैक करके देखना एक बार। ठीक है, नहीं तो तुम्हें इतना ज्यादा इसमें लोड लेना नहीं है, मेरे को ये कन्वर्जन समझाना था, क्योंकि ये आगे यूज होगा किसमें,
न्यूमेरिकल्स में आगे यूज होगा, तो तुम बड़ी क्लास में भी आओगे ना तो ये याद होना चाहिए। अब मैं कैसे याद रखता हूँ इसको, जैसे यहाँ माइक्रो लिखा है तो माइक्रो से मुझे याद रहता है कि 10 की पावर 6। ऐसे ही नैनो लिखा है एन से 9 और एन से नैनोमीटर, तो नैनोमीटर मेरे को याद रहता है कि 10 की पावर 9 कैसे होगा, एन से 9 तो 10 की पावर 9 नैनोमीटर होता है। ये सारे किसके लिए हैं, बराबर होते हैं किसके, मीटर के, 1 मीटर के। तो अब यहाँ से एक चीज देखो, 1 मीटर जो है बराबर है कितने के, 10 की पावर 6 माइक्रोमीटर के। तो 1 मीटर बराबर है कितने के, 10 की पावर 6 माइक्रोमीटर के, ये कह सकते हैं ना। तो 1 मीटर जो है बराबर है कितने के, 1 माइक्रोमीटर के। अपने छोटी क्लास में पढ़ा है ना, 2x इज इक्वल टू वाई, ठीक है। तो मुझे अगर यहाँ से एक्स की वैल्यू निकालनी हो तो क्या करूंगा, एक्स को अकेला छोड़ूंगा और 2 को उधर ले जाऊंगा। 2 इधर मल्टीप्लाई में तो उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड, तो वाई अपॉन में 2 ये हो जाएगा, है ना। तो मैंने यहाँ से वाई की वैल्यू, एक्स की वैल्यू निकाल ली। ऐसे अब मुझे माइक्रोमीटर की वैल्यू निकालनी है, तो क्या लिखूंगा यहाँ पे, 1 मीटर अपॉन में क्या आ जाएगा, 10 की पावर 6 नीचे आ जाएगा, तो 10 की पावर 6 ये आ जाएगा माइक्रोमीटर। ठीक। अब जिसके आगे कितनी जीरो है, 10 की पावर 6 है, मतलब कितनी जीरो हो जाएंगी, 6 जीरो हो जाएंगी। अब 6 जीरो मतलब वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लैख। और लैख को ही, 1 लाख को ही क्या कहते हैं हम, 1 लाख को ही इंटरनेशनल यूनिट में क्या कहते हैं, मिलियन कहते हैं, 1 मिलियन, है ना। इंटरनेशनल यूनिट में कन्वर्ट करो, पढ़ूं तो मैं इसको कैसे पढ़ सकता हूँ, कैसे पढ़ूंगा बताओ, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, मिलियन, है ना, ऐसे पढ़ूंगा। तो इसको मैं क्या कह सकता हूँ, ऐसे। तो इसको मैं क्या कहूंगा कि जो है 1 मीटर, जो 1 माइक्रोमीटर है वो कितना हिस्सा है, 1 मीटर का कौन सा हिस्सा है, 1 माइक्रोमीटर जो है, 1 माइक्रोमीटर जो है 1 मीटर का कौन सा हिस्सा है। तो 1 माइक्रोमीटर जो है, 1 माइक्रोमीटर, इट इज द इट इज द वन इट इज द 1 मिलियंथ 1 मिलियंथ पार्ट ऑफ ए मीटर। 1 मीटर का पार्ट है, 1 मीटर में अगर मैं 1 मिलियंथ पार्ट करूं तो वो किसके बराबर होगा, 1 माइक्रोमीटर के बराबर होगा। ये लाइन याद रखना, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है। ऐसे ही अगर 10 की पावर 9 बोलूं तो 10 की पावर 9 मतलब कि बिलियन, ठीक है। तो ऐसे ही 10 की पावर 9, ऐसे ही मैं इसको करूंगा कन्वर्ट, नैनोमीटर को एक 1 नैनोमीटर करूंगा तो 1 मीटर अपॉन में क्या आ जाएगा, 10 की पावर 9, और इधर क्या आ जाएगा, 1 नैनोमीटर। ठीक है। तो इसको मैं क्या कहूंगा कि 1 नैनोमीटर बराबर है कितने के, 1 मीटर के 1 बिलियंथ पार्ट करूंगा तो वो 1 नैनोमीटर के बराबर होगा। तो मतलब कैसे लिखूंगा इसको मैं, 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू, इट इज द पार्ट ऑफ इट इज द पार्ट ऑफ इट इज द पार्ट ऑफ 1 बिलियंथ 1 बिलियंथ ऑफ ए मीटर। ठीक है, इसको मैं आगे लिख देता हूँ नेक्स्ट पेज पे, कि 1/10 की पावर 6 ये क्या है हमारा, नैनोमीटर के बराबर है। 1/10 की पावर 6 मीटर बराबर है कितने के, 1 नैनोमीटर के। इसको क्या बोलते हैं, 1 मिलियंथ पार्ट, 1 मिलियंथ ऑफ ए मीटर इक्वल है किसके, 1 नैनोमीटर के। ठीक। ऐसे ही 10 टू द पावर 9 ये क्या हो जाएगा, मीटर। 1/10 टू द पावर 9 मतलब 1, ये किसके बराबर अपना, सॉरी इधर अपना माइक्रोमीटर कर लेना, और इधर नैनोमीटर है, n से 9 है ना। तो माइक्रो, 10 की पावर 6 है तो यहाँ माइक्रो आएगा ना, तो नैनोमीटर, इधर नीचे क्या आएंगे, नैनोमीटर, 10 की पावर 9 ही तो इधर नैनोमीटर, तो 1 नैनोमीटर बराबर है कितने के, 1 नैनोमीटर बराबर है कितने के, 1 बिलियंथ पार्ट, 1 बिलियंथ ऑफ मीटर बराबर है किसके, और इधर भी माइक्रोमीटर कर लेना बेटा, सॉरी है ना, माइक्रोमीटर।
ठीक, और ये कितने के बराबर, 1 बिलियंथ ऑफ एन मीटर किसके बराबर है, 1 नैनोमीटर के बराबर है। ठीक, तो आपको यार अब यह याद रहेगा, है ना। आगे चलते हैं। अब अपने मेन कॉन्सेप्ट पे आ जाते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे एक बच्चा है, वो एक पेपर पे देख रहा है ना। ऑब्जर्व करो इसे थोड़ा सा, कर लिया ऑब्जर्व। देखो इसमें क्या दिख रहा है, ये पेपर है, इसने पेपर ले रखा है, इस पेपर पे क्या है, दो डॉट्स बना रखे हैं ना, टू डॉट्स बना रखे हैं, ये रे, टू डॉट्स बना रखे हैं। मैं कहूंगा आप भी करो, है ना। एक पेपर लो और उस पेपर पे टू डॉट्स बनाओ। उन टू डॉट्स की डिस्टेंस तुमको कितनी रखनी है, 0.1 मिलीमीटर रखनी है। कितनी रखनी है, 0.1 मिलीमीटर। भैया इतनी क्यों रखनी है, तो अभी बताते हैं बेटा। तो डिस्टेंस कितनी रखनी है उन दोनों पॉइंट्स की, 0.1 मिलीमीटर। सेंटीमीटर नहीं बोला है और ना 1 मिलीमीटर बोला, 1 मिलीमीटर भी बहुत ज्यादा है। अभी हमने पीछे जब पढ़ा तो 1 मिलीमीटर कितना सा था, इतना सा था 1 मिलीमीटर, है ना, जब आया था, है ना, 1 मिलीमीटर। तो अब उससे भी छोटा रखना है, मतलब बहुत ही छोटा डिस्टेंस रखना है, ये समझो इतना छोटा डिस्टेंस रखना है। तुमको दिख भी नहीं रहा होगा, इतना छोटा डिस्टेंस, बहुत कम डिस्टेंस रखना है, 0.1 मिलीमीटर का डिस्टेंस रखना है। ठीक है भैया, रख लेंगे, रख लिया। अब ये इसको कितनी दूरी से देख रहा है, 25 सेंटीमीटर की दूरी से देख रहा है। कितनी, 25, 25 सेंटीमीटर की डिस्टेंस से देख रहा है। किसको देख रहा है, ये जो दो पॉइंट्स है, और ये दो पॉइंट्स कितने डिस्टेंस पे रखे हैं, 0.1 मिलीमीटर की डिस्टेंस पे रखे हैं। कितने के, कितने के, 0.1 मिलीमीटर के। और देख कितनी दूर से रहा है ये, इसको 25 सेंटीमीटर दूर से देख रहा है। ठीक है भैया, 25 सेंटीमीटर की दूर से ही क्यों देख रहा है, क्योंकि ह्यूमन जो है, हम ह्यूमन जो है, किसी भी चीज को एकदम क्लियरली कहाँ से देख सकते हैं, अगर हमको पास से देखना है तो वो 25 सेंटीमीटर होना चाहिए एटलीस्ट। अगर वो 25 सेंटीमीटर दूरी से हम देखें उसको, किसी ऑब्जेक्ट को, अगर हमको क्लियर देखना है तो वो कौन से कितने डिस्टेंस से देखेंगे, 25 सेंटीमीटर से। यहाँ से हमको ऑब्जेक्ट क्या दिखता है, ऑब्जेक्ट क्लियरली, क्लियरली क्या है, विजिबल होता है। ठीक है, और अगर इसके पास से देखेंगे, अगर मैंने बोला भैया, कोई कोई होता है ना कि भैया मैं तो ऐसा नहीं करूंगा, मैं तो और पास से देखूंगा, पर अब वो देख रहा है 20 सेंटीमीटर की पास से, 25 से नहीं देख रहा, थोड़ा और पास करके ला रहा है, ऐसे यहाँ यहाँ नहीं देखना था, और ये वो यहाँ से देख रहा है, ऐसे यहाँ से देख रहा है, 20 सेंटीमीटर की दूरी से देख रहा है। तो उसको क्या दिखेगा, ऑब्जेक्ट जो है ब्लर दिखेगा, धुंधला दिखेगा, ढंग से नहीं दिखेगा। ठीक है, अब जो अपना इसका नाम रख देते हैं, हम अपना इसका नाम रख देते हैं, अपना क्या रखते हैं, इसका नाम रख देते हैं राजेश। क्या नाम रखते हैं, राजेश। ठीक, तो ये राजेश जो है, इस पेपर को देख रहा है, दो पॉइंट्स को, कितनी दूरी से, 25 सेंटीमीटर की दूरी से। अब 25 सेंटीमीटर की दूरी से देख रहा है, तो मैंने कहा भाई थोड़ा इसको धीरे धीरे पास लाओ। तो ये पेपर को धीरे धीरे पास ला रहा है, अपने पास ला रहा है धीरे धीरे। और वो देख रहा है कि जो दो पॉइंट्स इनने बनाए ना, ये जो दो पॉइंट्स इसने बनाए, ये धीरे धीरे पास आते जा रहे हैं। जैसे जैसे पेपर को पास ला रहा है, ऐसे ऐसे ये पेपर, जैसे ऐसे ये पॉइंट्स भी पास आ रहे हैं, और जैसे ये अपने पास लाया है, ये पॉइंट क्या हो गया, एक पॉइंट बन गया। दो पॉइंट थे, दो से पहले और पास है, और पास है, और फिर एक पॉइंट बन गया। कब, जब ये डिस्टेंस को पास करा, जब इसने डिस्टेंस जो है पास करा दी, धीरे धीरे पेपर को पास लाया, तो ये डिस्टेंस क्या हो गया, कम हो गया, और ये पॉइंट जो है इसको एक ही दिखने लगे क्लियरली। दो जो सेपरेट पॉइंट्स थे वो इसको नहीं दिख रहे थे, वो एक ही पॉइंट दिख रहा था। ठीक है, तो इसको ऐसा क्यों हो रहा है, इसको आगे देखते हैं। अब देखो, जैसे जैसे हमने ऑब्जेक्ट जो डॉट्स थी उसको पास लाया, एज द डॉट्स मूव क्लोजर, जो क्या, जो दो दो पॉइंट डॉट्स थी वो धीरे धीरे क्या मर्ज होने लगी और एक पॉइंट बनने लगी। जैसे कि यहाँ पे देखो, अगर जो राजेश था, जब उसने 25 सेंटीमीटर की दूरी से देखा, तो ये जो है फुल्ली रिजॉल्व दिख रही थी, एकदम क्लियरली दिख रही थी, दो अलग अलग पॉइंट्स। जैसे जैसे वो पास लाया, जैसे अब उसने 20 सेंटीमीटर के पास लाया, जैसे उसने 20 सेंटीमीटर डिस्टेंस करा, पास करा, तो ऐसे धीरे धीरे मर्ज होने लगी, ऐसे मर्ज होने लगी। ठीक, जब वो और पास लाया, दैट सपोज 10 सेंटीमीटर पास ले आया, तो वो जो दो पॉइंट्स थे वो ऐसे एक बन गए। ठीक है, जब वो 10 सेंटीमीटर है अनरिजॉल्व, अब उसको क्लियरली नहीं दिख रहे। ठीक है, देयर कम्स अ पॉइंट, ऐसा एक पॉइंट आया जब क्या होगा, एट विच दे कैन नो लॉन्गर बी सीन सेपरेट। ऐसा पॉइंट आया जब वो एक साथ दो अलग अलग नहीं दिख रहे, एक ही दिख रहे हैं। ठीक है, एट विच दे कैन नो
longer be seen as separate. सेपरेट मतलब अलग अलग अब नहीं दिख रहे, ऐसा पॉइंट आया जब वो पास हम उसको लेते आए। ठीक। when viewed from 25 सेंटीमीटर, जब हमने 25 सेंटीमीटर से देखा, जो कि क्या है, नियर पॉइंट है ह्यूमन आई का, जहां से हमको क्लियरली चीजें दिखती हैं, विजिबल होती हैं। ठीक है, पास की चीजें। ठीक है। 2 पॉइंट सेपरेट बाय, अब जो 2 पॉइंट हमने सेपरेट करे थे, 2 पॉइंट पेपर पे बनाए थे, कितना डिस्टेंस लिया था उनमें, 0.1 मिलीमीटर का। सेपरेटेड बाय अबाउट 0.1 मिलीमीटर, कैन बी सीन एज डिस्टिंक्ट। कब डिस्टिंक्ट मतलब वो एकदम क्लियरली कब दिख रहे थे वो अलग अलग, जब हमने उसको 25 सेंटीमीटर की दूरी से देखा। ठीक। अगर हम उसको पास लाए, अदरवाइज दे अपियर एज सिंगल पॉइंट, और अगर हमने उसको पास लाया तो वो दोनों पॉइंट जो है सिंगल दिख रहे थे, एक ही दिख रहे थे, दे अपियर एज सिंगल पॉइंट। दिस इज कॉल्ड लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन, और इसी को ही क्या कहते हैं हम, लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन कहते हैं। कि कोई भी 2 पॉइंट अगर आपको विजिबल देखने हैं, विजिबली देखने हैं मतलब क्लियरली देखने हैं, हाई रेजोल्यूशन में मतलब एकदम क्लियर देखने हैं, तो उनका डिस्टेंस जो है, अगर अगर उनका डिस्टेंस 0.1 मिलीमीटर है, 0.1 मिलीमीटर है, तो आप उसको 25 सेंटीमीटर की दूरी से ही देख सकते हो। अगर उससे पास लाए तो वो अलग अलग नहीं दिखेंगे, सेपरेट नहीं दिखेंगे, ऐसे एक ही पॉइंट बन के दिखेंगे। तो लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन ऑफ ह्यूमन आई कितना है, 0.1 मिलीमीटर। कि अगर डिस्टेंस इतना है 0.1 मिलीमीटर, तो हम उसको अलग अलग देख सकते हैं। अगर मैं बोलूं कि भैया जो हमने 2 पॉइंट्स का डिस्टेंस 0.1 मिलीमीटर लिया है, उसको मैं 0.1 ना मिलीमीटर ना लेकर के और कम कर दूं, अगर मैं उनके बीच का डिस्टेंस और कम कर दूंगा, तो हमको वो नहीं दिखेंगे, अलग अलग नहीं दिखेंगे, वो एक ही पॉइंट दिखेगा उनको। ठीक है। तो वो बोल रहा है कि लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन मतलब मिनिमम इतना डिस्टेंस दो ऑब्जेक्ट के बीच में होना ही चाहिए, जब भी हम वो दो ऑब्जेक्ट्स को क्लियरली देख सकते हैं कि हाँ वो दोनों अलग अलग हैं। अगर उनके बीच का डिस्टेंस 0.1 मिलीमीटर से भी कम है, तो वो हमको एक ही दिखाई देंगे। ठीक है, समझ आया? तो मतलब वो बोल रहा है लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन ह्यूमन आई का कितना है अपना, 0.1 मिलीमीटर। आगे चलते हैं। अब हमारे एक साइंटिस्ट साहब थे जिनका नाम क्या है, रॉबर्ट हुक। अब वो एक दिन अपने दोस्तों के साथ कहाँ गए, पार्टी करने गए। ठीक है। और वो पार्टी में देखते हैं कि उनके दोस्त जो है ना, उनको फोर्स कर रहे हैं कि भाई चल थोड़ा सा वाइन वाइन पीते हैं, दारू शारू लगाते हैं। तो जो अपने रॉबर्ट हुक साहब थे, रॉबर्ट हुक साहब जो थे, पार्टी में गए। अब उन्होंने एक वाइन की बोतल ऐसी पड़ी हुई देखी, और उसके ऊपर ये ढक्कन देखा उन्होंने। ठीक है, पुराने समय पे ऐसे जैसे आज की वाइन की बॉटल्स आती है, तो उसपे एकदम अच्छे से ढक्कन बने हुए होते हैं, जिसको हम खोल पाते हैं ना। और जो पुराने समय पे बने हुए थे, उनके ढक्कन कुछ ऐसे होते थे, ये लकड़ी के बने हुए होते थे, और ये ढक्कन इसमें ऐसे फंसा दिया करते थे। इसको क्या कहते हैं, जो इसमें पहले फंसे हुए हुआ करते थे वाइन की बॉटल्स में, ये अपनी क्या है, कॉर्क। क्या है, कॉर्क। ये किसकी बनी होती है, वुडन की बनी होती है। किस चीज की, वुडन की। तो रॉबर्ट हुक साहब ने इस कॉर्क पे नजर डाली, वाइन शाइन पीने का ज्यादा मन था नहीं उस टाइम पे, किसका, हमारे रॉबर्ट हुक साहब का। तो उन्होंने इस कॉर्क को देखा, और वो बोले कि यार ये जो कॉर्क है, ठीक है, अगर मैं इसका स्लाइस करूं, मतलब इसको जैसे तुम प्याज काटते हो ना पतली पतली लेयर में, है ना, पतली पतली प्याज काटते हो ना, ऐसे ही मैं अगर इसको एक पतली लेयर में काट दूं ऐसे ही, तो इसका एक स्लाइस निकल के बाहर आ जाएगा, है ना। और वो सोचते हैं कि अगर मैं इस स्लाइस को माइक्रोस्कोप में देखूं तो क्या होगा, क्या, अगर मैं इस स्लाइस को माइक्रोस्कोप में देखूं तो क्या होगा, वो सोचते हैं। ठीक। तो वो क्या करते हैं, रोबोट साहब जाते हैं और इस स्लाइस को किस में देखते हैं, माइक्रोस्कोप में देखते हैं। जो माइक्रोस्कोप पुराने समय पे, उस टाइम पे, ये जो रोबोट साहब थे कब देख रहे थे इसको, ऐसा काम कब कर रहे थे वो, ये खुरापाती दिमाग कब लगा रहे थे वो, 1665 में। आज कौन सा ईयर चल रहा है, अभी कौन सा ईयर चल रहा है, 2026 चल रहा है। और कितने साल पुरानी की बात, कितने साल पुरानी बात है ये, देखो, है ना। 1665 में देख रहे थे वो ऐसा। ठीक है, तो रोबोट हुक साहब किस कब देख रहे थे, 1665 में देख रहे थे, किसको, कॉर्क को देख रहे थे, किसके अंदर, माइक्रोस्कोप के अंदर। ठीक। तो 1665 के अंदर माइक्रोस्कोप जो थे, उस टाइम पे इतने वेल डिजाइंड और वेल डेवलप्ड नहीं थे, क्या, माइक्रोस्कोप इतने अच्छे जो आज के टाइम पे ऐसे पुराने समय पे नहीं थे। तो जो रोबोट हुक साहब थे, इनके पास अपना खुद का माइक्रोस्कोप था, इनका खुद का माइक्रोस्कोप था, उसके अंदर ये देख रहे थे। जो इनका रोबोट हुक साहब का माइक्रोस्कोप था, वो किसी भी चीज को 200 से 300 गुना, 200x
टू 300x टाइम्स बड़ा करके दिखा देता था उसे। अगर कोई ऑब्जेक्ट इतना है ना तो उसको 200-300 गुना बड़ा करके दिखा देता था उनका माइक्रोस्कोप। समझ आया? ठीक है, इसको मिटो देता हूँ, आगे अभी और भी समझाने हैं ना। तो उनका माइक्रोस्कोप क्या करता था, किसी भी ऑब्जेक्ट को 200 से 300 टाइम्स बिगर करके दिखा देता था। ठीक है, 200 से 300 टाइम्स बिग करके दिखा देता था उनका माइक्रोस्कोप। ठीक, इतना समझ आया आप सभी को? अब इसी को मैं आगे बताता हूँ। ठीक है, 200 से 300x टाइम्स बड़ा करके दिखा देता था। अब जब उन्होंने माइक्रोस्कोप में ये कॉर्क देखा, ये कॉर्क देखा, कॉर्क की स्लाइस को देखा, तो उन्होंने देखा कि ऐसे बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर बने हुए हैं, ऐसे ऐसे बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर बने हुए हैं। ठीक है, और इन बॉक्सों को, ये जो बॉक्स थे ना, ये इनको कैसे दिख रहे थे, हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा था। कैसा? हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर, मधुमक्खी का छत्ता होता है ना, वैसा स्ट्रक्चर दिख रहा था। तो उन्होंने उस बॉक्स लाइक कंपार्टमेंट को नाम दिया, ये जो बॉक्स लाइक कंपार्टमेंट है इनको नाम दे दिया क्या? सेल। इसी को उन्होंने क्या नाम दिया? सेल। तो सेल की डिस्कवरी किसने करी थी? अपने रॉबर्ट हुक साहब ने करी थी। हु डिस्कवर्ड द सेल? तो रॉबर्ट हुक। ठीक है, इसी को आगे पढ़ते हैं। तो ये रहे अपने रॉबर्ट हुक साहब, और इन्होंने क्या पढ़ी, इन्होंने क्या करी थी, डिस्कवरी करी थी अपनी हमारे सेल की। जैसे कि इन्होंने देखो, जो मैंने बताया पीछे, कॉर्क, कॉर्क की झिल्ली को उन्होंने, कॉर्क की स्लाइस को करके देखा, ये उनका माइक्रोस्कोप है। ये रॉबर्ट हुक साहब का माइक्रोस्कोप था। इस टाइप का माइक्रोस्कोप में उन्होंने देखा था। तो उन्होंने जो कॉर्क थी उसको यहाँ रखा और यहाँ से उन्होंने देखा। ठीक है, अब उन्होंने जब इसके अंदर देखा तो उन्होंने ऐसे बॉक्स लाइक कंपार्टमेंट देखे, ये बॉक्स लाइक कंपार्टमेंट, और इसी को उन्होंने नाम क्या दे दिया? सेल। ठीक है, अभी हमने पीछे एक और चीज पढ़ी थी, लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन। लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन 0.1 मिलीमीटर। तो जब हमारी आंखें 0.1 मिलीमीटर को, 0.1 मिलीमीटर से छोटा भी नहीं देख पा रही, 0.1 मिलीमीटर जितना भी छोटा नहीं देख पा रही, तो सोचो वो सेल को कैसे देख पाती। ठीक है, सेल ही नहीं देख पाती, सेल भी बहुत छोटा था। तो हमारे पुराने समय पे बायोलॉजिस्ट ने कैसे देखा होगा? तो उसका आंसर हमारे रॉबर्ट हुक साहब ने दिया कि भैया हम, उनका रॉबर्ट हुक साहब का जो माइक्रोस्कोप था उससे देखा। ठीक है, जब सेल की खोज हो रही थी, जब बायोलॉजिस्ट देख रहे थे, तो उन्होंने कैसे देखा होगा, वही इसमें कह रहा है कि सेल जब इतना स्मॉल है, सेल इज यूजुअली टू स्मॉल टू बी सीन बाय द अनएडेड आई, मतलब नॉर्मल आंख से हम उसको देख नहीं पा रहे। तो ये क्वेश्चन उठ रहा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उठ रहा है कि हाउ हैव सेल बायोलॉजिस्ट स्टडीड द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, कि सेल, जो सेल की स्टडी कर रहे थे, जो साइंटिस्ट थे जो स्टडी कर रहे थे सेल की, उन्होंने कैसे देखा इस सेल को, इसके स्ट्रक्चर को कैसे देखा, इसके स्ट्रक्चर को देखने के बाद इसके फंक्शंस कैसे पता करे उन्होंने। तो how the biologists study the structure and function of cell that are much smaller than the limit of resolution of the human eye, जो कि लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन से भी छोटा है, मतलब सेल तो 0.1 मिलीमीटर से भी छोटा है। तो उन्होंने कैसे सेल को देखा? तो इसका आंसर किसने दे दिया? हमारे रॉबर्ट हुक साहब ने, कि भाई साहब जो सेल है उसको कैसे देखा जाता है, कैसे देख सकते थे हम? जो बायोलॉजिस्ट थे वो किसके थ्रू देखते थे? माइक्रोस्कोप के थ्रू देखते थे। ठीक है, आंसर मिल गया। किसके थ्रू देखा उन्होंने सेल को? माइक्रोस्कोप के थ्रू देखा। ठीक है, स्मॉल चीजों को देखने के लिए वो किसका यूज किया करते थे? माइक्रोस्कोप का यूज किया करते थे। ठीक है, आगे आ जाते हैं। इस पॉइंट को पहले स्किप करते हैं थोड़ा, जो मैंने अभी पीछे पॉइंट लिया है इसको अभी स्किप करेंगे, इससे पहले हम ये वाला पॉइंट पढ़ लेते हैं। रॉबर्ट हुक साहब जो थे, पहले ऐसे पर्सन थे जिन्होंने क्या है, सेल को डिस्कवर करा, ऑब्जर्व किया, कि उनसे सन में 1665 में, जिन्होंने सेल को किसके थ्रू देखा? अपने खुद से बना हुए माइक्रोस्कोप थे, यूजिंग अ सेल्फ डिजाइन माइक्रोस्कोप, जो कि कैपेबल था कितना? मैग्निफिकेशन देखने के, कैपेबल ऑफ 200 टू 300 एक्स मैग्निफिकेशन, 200 से 300 गुना बड़ा चीज को करके देखने के कैपेबल था। मतलब लेट सपोज ये कोई ऑब्जेक्ट है, ये इस ऑब्जेक्ट को 200 टाइम्स बिगर करके दिखा सकता था। ठीक है, या 300 एक्स टाइम बड़ा करके दिखा सकता था। ठीक है, समझ आया? किसका माइक्रोस्कोप? रॉबर्ट हुक साहब का। तो रॉबर्ट हुक साहब का माइक्रोस्कोप कितना टाइम से बिगर ऑब्जेक्ट दिखा सकता था? 200 से 300 मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन मतलब बड़ा बड़ा करके दिखा सकता था। ठीक है, जब उन्होंने सेल को एग्जामाइन कर रहे थे, सेल को एग्जामाइन कर रहे थे, मतलब स्लाइस ऑफ कोर को एग्जामाइन कर रहे थे, उन्होंने देखा कि स्मॉल बॉक्स लाइक कंपार्टमेंट्स उसके अंदर बने हुए हैं, ऐसे स्मॉल बॉक्स लाइक, जैसे यहाँ पे बने हुए ये ऐसे स्मॉल बॉक्स लाइक कंपार्टमेंट्स बने हुए हैं,
जिन्होंने उसको नाम दिया क्या, सेल। जिन्होंने क्या नाम दिया उसे, सेल नाम दिया, ठीक है। अब जो माइक्रोस्कोप है, जहां से हम देखते हैं, जैसे ये आई है, इस आई से हम इसको माइक्रोस्कोप से देख रहे हैं, है ना। जहां से हम माइक्रोस्कोप में देखते हैं उस जगह को क्या कहते हैं, यहाँ से देख रहे हैं, इसको हम कहते हैं आई पीस। क्या कहते हैं, आई पीस। दूसरा, यहाँ पे ना ये अलग अलग रोटेट करने वाली ऐसे लगी हुई होती है लेंसेस, ये ऑब्जेक्ट को, ऑब्जेक्ट वाली लेंसेज होती है, मतलब ये अलग अलग लेंसेज होती है जिसको हम यहाँ से ऐसे रोटेट भी कर सकते हैं, घुमा सकते हैं। लेट सपोज ये 10x लिखा है, या इस पे 10x लिखा है, इसको मिटो देता हूँ मैं, है ना, अभी क्लियर नहीं दिख रहा होगा, ठीक है। तो मैंने क्या बताया, ये जो अपनी आई पीस है, और जो ये जो नीचे है, इसको हम रोटेट कर सकते हैं, ऐसे घुमा सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। जैसे मुझे अभी इसमें देखना है तो इसको देखो, और अगर मुझे इसमें देखना है तो मैं इसमें भी देख सकता हूँ, इसको रोटेट करके, ठीक है। लेट्स सपोज इस पे 10x लिखा है, और जो हमारा आई पीस है इसमें भी एक लेंस लगा हुआ है ना, और ये 10x का आई पीस है, ये 10x का आई पीस है, और ये भी 10x का, जो अभी मैं एट प्रेजेंट देख रहा हूँ, ठीक। तो 10x का आई पीस है, और ये जो हमारे इधर लगे हुए हैं, ये भी हमारे, ये क्या है, हमारे ऑब्जेक्टिव लेंस। क्या है, ऑब्जेक्टिव लेंस, ठीक। तो आई पीस कितने का था, 10x का था, ये तो फिक्स है 10x ही। और अब जो मैंने ऑब्जेक्टिव लेंस एट प्रेजेंट क्या लगा रखा है, 10x का लगा रखा है, तो यहाँ पे 10x लिख दूंगा। तो 10x इंटू 10x कितना हो जाएगा, 10 इंटू 10 100। तो जो भी ऑब्जेक्ट मैं यहाँ पे देख रहा हूँ उसकी इमेज मुझे 100 टाइम्स बिगर दिख रही होगी, कितनी, 100 टाइम्स बिगर दिख रही होगी, ठीक है। ऐसे अगर यहाँ पे ये 20 लिखा है इस वाले में, तो मैं इसको अगर रोटेट करके यहाँ 20 का कर दूं, तो 10x आई पीस का हो गया, इंटू में ये जो अपना ऑब्जेक्टिव लेंस है कितने का लगाया अभी मैंने, 20 का। तो 10 इंटू 20 करूंगा, अगर मैंने इसको चेंज करके 20 पे करा तो यहाँ 20 आ गया। तो मैं जब इसकी मल्टीप्लाई करूंगा आई पीस इंटू ऑब्जेक्टिव लेंस, तो यहाँ 200x आ जाएगा। मतलब जो भी ऑब्जेक्ट मैं दिखूंगा वो 200 टाइम्स बिगर दिखेगा, इसका मतलब ये होता है, ठीक है। तो जब हमको कोई ऑब्जेक्ट देखना होता है तो हम किस चीज की हेल्प लेते हैं, आई पीस की और ऑब्जेक्टिव लेंस की। किसके अंदर, माइक्रोस्कोप के अंदर, इसके अंदर माइक्रोस्कोप के अंदर, ठीक है। अब उस पॉइंट को दोबारा पढ़ते हैं जो हमारा रह गया था। तो क्या लिखा है यहाँ पे, एक और चीज उसमें बताना चाहूंगा कि जो हमारा आई पीस और ऑब्जेक्टिव लेंस है, इन दोनों ही चीजों में कौन सा लेंस यूज होता है, कन्वेक्स लेंस। क्या यूज होता है, कन्वेक्स लेंस। इन दोनों में ही क्या लगा होता है, कन्वेक्स लेंस ऐसे लगा होता है, ऐसे एक उठी हुई ऐसी लेंसेस सी लगी होती है, ऐसे उठी हुई लेंस, ठीक है। ये क्या करती है, किसी भी ऑब्जेक्ट को जब ये इस पे जाती है ऐसे, इस पे इसकी क्या पड़ती है, लाइट पड़ती है, तो ये उस ऑब्जेक्ट को क्या कर देती है, बड़ा बना देती है, ऐसे। जैसे ऑब्जेक्ट पड़ा और ये इसको ऐसे बड़ा बना देती है, इतना था और यहाँ से इतना बड़ा बना दिया। तो ये कन्वेक्स लेंस की हेल्प से होता है। किसकी हेल्प से होता है, कन्वेक्स लेंस की। तो दोनों में ही, आई पीस में भी ऑब्जेक्टिव लेंस में भी, दोनों में ही किसका यूज होता है, कन्वेक्स लेंस का यूज होता है। अब आ जाओ अपने पॉइंट पे, तो क्या लिखा है यहाँ पे, कन्वेक्स लेंस और कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज, अलग अलग लेंसेज का यूज किया जाता है किसके लिए, ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए और आई पीस के लिए। सो डैट यूज्ड फॉर मैग्निफिकेशन, जिससे कि हमको कोई ऑब्जेक्ट क्या है, बड़ा दिख सके, ठीक है। यूज्ड फॉर द मैग्निफिकेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू मेक इट अपीयर लार्जर, जैसे कि हम क्या है, उस ऑब्जेक्ट को बड़ा करके देख सके, ठीक है। आई होप ये एक पॉइंट क्लियर होगा, ठीक है। आगे चलते हैं। अब देखिए, ये जो माइक्रोस्कोप है, पुराने समय पे इतना इसमें डेवलपमेंट नहीं हुआ था, लेकिन जैसे जैसे ईयर्स बढ़े, जैसे जैसे साल दर साल आगे बढ़ते गए, वैसे वैसे माइक्रोस्कोप, जो हमारा माइक्रोस्कोप है, इसमें भी क्या हुआ है, डेवलपमेंट हुआ है। कैसे डेवलपमेंट हुआ है, जैसे कि हमने ये अलग अलग तरीके के ऑब्जेक्टिव लेंस आने लग गए, और जैसे ज्यादा अच्छे तरीके के, जिससे कि हम क्या है, क्लियर व्यू देख सके, किसी भी चीज का क्लियर व्यू देख सके, ठीक है। तो जैसे जैसे ईयर्स बढ़े वैसे वैसे माइक्रोस्कोप भी अच्छे अच्छे आने लगे, और हमारी जो है स्टडी ऑफ सेल्स भी उतनी अच्छी होती चली गई। आगे देखते हैं इसी के बारे में। तो मैंने जैसे तुम्हें बताया, ये जो अपने ये हैं, ये हमारे क्या है, आई पीस है। इसको मत याद देखना, ऑक्यूलर लेंस इसको मत देखो, तुम्हारे सिलेबस का नहीं है। तो ये हमारे क्या है, आई पीस, जिसके थ्रू हम देखते हैं, ये अपने क्या है, आई पीस। और ये जो यहाँ पे लगे हुए हैं, ये अपने क्या है, ऑब्जेक्टिव लेंस, ठीक। आगे चले, तो मैंने क्या बताया, माइक्रोस्कोप जो है हमें हेल्प करता है किसमें, छोटी से छोटी चीजों को देखने के लिए, जिसमें क्या है, क्लियरली हम उन चीजों को देख सकते हैं। और ये क्या है, इसेंशियल है, इंपॉर्टेंट टूल है, जिस किसके लिए,
स्टडी ऑफ सेल के लिए, सेल की स्ट्रक्चर को पढ़ने के लिए, स्टडिंग द सेल स्ट्रक्चर। जैसे जैसे साल बढ़े, ओवर द ईयर साइंटिस्ट हैव इम्प्रूव, साइंटिस्ट ने इम्प्रूव करा है माइक्रोस्कोप को बाय इम्प्रूविंग थ्री मेन फीचर्स, उसके अंदर तीन मेन फीचर्स को चेंज करके। क्या क्या? रेजोल्यूशन, उसकी क्लियरिटी को चेंज करके, क्लियरिटी और ज्यादा बढ़ा दी। कॉन्ट्रास्ट मतलब डिफरेंस ऑफ ब्राइटनेस, उसकी ब्राइटनेस को इंक्रीज करके उसकी क्लियरिटी भी इंक्रीज कर दी। तो कॉन्ट्रास्ट द डिफरेंस इन ब्राइटनेस बिटवीन वेरियस पार्ट्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के अंदर ब्राइटनेस को इंक्रीज करके भी हेल्प करके क्या करा, माइक्रोस्कोप में डेवलपमेंट किया। और मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन मतलब अपना आईपीस और ऑब्जेक्टिव लेंस में डेवलपमेंट करके क्या करा, माइक्रोस्कोप को और अच्छा बनाया। और इन्हीं इंप्रूवमेंट्स की वजह से क्या है, माइक्रोस्कोप क्या है, एक पावरफुल टूल है किसके लिए, सेल की स्टडी करने के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे एक एक्टिविटी है, इसको देखते हैं। ठीक है, एक्टिविटी क्या कह रही है, बोल रही है एक रूलर लो, एक स्केल लो। जैसे तुम्हारे घर तुम अपने ज्योमेट्री बॉक्स में नॉर्मल स्केल रखते हो, वो कौन सा होता है, सेंटीमीटर वाला, जिसमें कितने सेंटीमीटर तक की लाइन खींची हुई है, 15 सेंटीमीटर तक की लाइन खींची हुई है। ऐसे ही हमने एक रूलर लिया जो मिलीमीटर तक का भी नापता है, मतलब छोटी से छोटी वैल्यू को, 1 मिलीमीटर, 2 मिलीमीटर, 3 मिलीमीटर, 4 मिलीमीटर, ऐसे वाला स्केल लिया जो मिलीमीटर वाली वैल्यू नापता है। ठीक, तो मैंने क्या करा, इस रूलर को यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट रखा होगा, जैसे यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट जब मैं देखूंगा तो यही तो दिखेगा जो यहाँ पे रखा हुआ है। तो जो मेरे यहाँ पे एक सर्कल बना हुआ होता है, उस सर्कल की वैल्यू को नाप लिया कि उस सर्कल का कितना डायमीटर, जैसे ये सर्कल है यहाँ पे बना हुआ, इस सर्कल में मैंने क्या करा, इस स्केल को यहाँ पे रखा और इसकी सर्कल की वैल्यू को, इसकी सर्कल की डायमीटर को, जो कितनी डायमीटर है इसकी, इस सर्कल की डायमीटर को नाप लिया। ठीक है, क्या करा मैंने, इस सर्कल की डायमीटर को नाप लिया। जैसे लेट्स सपोज उस माइक्रोस्कोप का ये सर्कल था, तो मैंने उसके सर्कल का क्या करा, डायमीटर नाप लिया। और सर्कल का डायमीटर कितना निकला, 5 मिलीमीटर निकला। कितना निकला, 5 मिलीमीटर। फिर मैंने बताया था तुम्हें पीछे अभी थोड़ी टाइम स्टार्टिंग में मैंने बताया क्या कि 1 मिलीमीटर जो है बराबर होता है कितने के, 10⁻³ माइक्रोमीटर के, है ना। ये मैंने बताया था। जैसे मैं अभी बताया, तुम्हें बताया था ना पीछे कि 1 मीटर 10⁻² सेंटीमीटर। फिर मैंने बताया 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर कितने के बराबर, 10 मिलीमीटर के। और 1 मिलीमीटर कितने के बराबर बताया था, 10⁻³ माइक्रोमीटर, मतलब 1 मिलीमीटर बराबर है कितने के, 1000 माइक्रोमीटर के। और ये तुमको पीछे भी दे रखा है, देखो ये देखा, 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू 1000 माइक्रोमीटर। ठीक है, तो मेरा कितना है, 5 मिलीमीटर आया। तो 1 मिलीमीटर कितने के बराबर है, 1000 माइक्रोमीटर के। तो 5 मिलीमीटर कितने के बराबर होगा, 5 × 1000 के, कितना आ जाएगा, 5000 माइक्रोमीटर। कितना आ गया, तो इसका डायमीटर कितना है, 5000 माइक्रोमीटर। ठीक, अब मैंने क्या करा, इसका नाप तो मैंने ले लिया कि इस सर्कल का नाप कितना है, जितना मेरे को इस सर्कल में दिखेगा, जितना इस सर्कल के अंदर मुझे दिखेगा सेल का, वो ले लिया। ठीक, फिर मैंने क्या करा, एक मैंने स्लाइड ली, स्लाइड मतलब अब मुझे देखना है भैया कि कितना दिखेगा, तो मैंने एक ग्लास स्लाइड ली। आई होप तुमने स्कूल में एक्सपेरिमेंट करा होगा, नहीं किया तो मैं बता देता हूँ। एक ग्लास स्लाइड बनी हुई होती है, ग्लास स्लाइड क्या है, ये अपनी ग्लास स्लाइड। ग्लास स्लाइड मतलब एक कांच की पतली सी ऐसे स्लाइड बनी होती है, पतली सी, ठीक है, ऐसे स्लाइड होती है। और इस स्लाइड जो कांच की स्लाइड है, इसको हम ग्लास स्लाइड भी बोलते हैं, बस स्लाइड बोलते हैं। ठीक है, इस स्लाइड के ऊपर मैं क्या रखूंगा, अनियन पील रखूंगा। क्या रखूंगा, अनियन पील। अनियन पील मतलब अनियन को, प्याज को पतला सा काटूंगा, बहुत पतली सी लेयर लूंगा और इसको यहाँ पे रख दूंगा, ऐसे मैंने रख दिया। ठीक, फिर मैं क्या करूंगा, इस पतली सी लेयर के ऊपर इसको ढकने के लिए क्या लगा दूंगा, एक पतली सी कवर स्लिप लगा दूंगा। क्या लगा दूंगा, कवर स्लिप। ये क्या, अपनी कवर स्लिप, इसको ढकने के लिए। फिर मैं जो ये अपनी मैंने स्लाइड बनाई है, इसको मैं क्या कर दूंगा, अपने माइक्रोस्कोप में यहाँ फिट कर दूंगा। मैं अपने माइक्रोस्कोप में फिट कर दूंगा। कैसे फिट करूंगा, ये तुमको खांचा दिख रहा है ना, यहाँ पे ये ऐसे खांचा दिख रहा है, इस खांचे के थ्रू मैं यहाँ पे ऐसे फिट कर दूंगा, इसको ऐसे यहाँ पे फिट कर दूंगा। फिर मैं अपने आई पीस से यहाँ से देखूंगा, यहाँ से मैं इसको देखूंगा, यहाँ से देखूंगा आई से। ये क्या, अपने आई पीस के थ्रू देखेंगे अब, आई पीस के थ्रू यहाँ से देख लेंगे। ठीक है, तो मैंने देखा कि इसके अंदर क्या है, बहुत सारी सेल ऐसे मुझे दिख रही है। ये सारी सेल है, क्या है, हमारी सेल है, क्या है, सेल। इस सेल हमने क्या देखा, इस सर्कल के अंदर बहुत सारी सेल बनी हुई है, और मैंने इस सर्कल का
डायमीटर पहले ही नाप लिया था, कितना था 5 मिलीमीटर, मतलब 5 माइक्रोमीटर, ठीक है 5 माइक्रोमीटर, 5 मिलीमीटर। तो जब मैंने इसको माइक्रोमीटर में चेंज करा तो कितना है अपना 5000 माइक्रोमीटर, ठीक है। तो 5000 माइक्रोमीटर था, और इसके अंदर मुझे कितनी सेल दिखी टोटल, जब मैं गिनोगे आप गिनोगे तो कितनी आएंगी ये 25 सेल्स दिखी मुझे, कितनी दिखी। तो मैंने माइक्रोस्कोप के अंदर देखा तो कितनी सेल दिखी मुझे उसके अंदर, गिन के देखा तो 25 सेल्स दिखी, कितनी दिखी 25। अब मैंने 5000 माइक्रोमीटर के डायमीटर में कितनी सेल दिखी 25। तो मैंने इसको 25 को जब डिवाइड करूंगा 5000 माइक्रोमीटर से तो कितना आ जाएगा 200 माइक्रोमीटर। तो एक सेल का डायमीटर, एक सेल का कितना आ गया साइज, एक सेल का साइज कितना आ गया, वन सेल साइज कितना आ गया 200 माइक्रोमीटर आ गया। तो यहीं पे मैंने वही दिखा रखा है कि हमने क्या करा, साइज ऑफ अनियन पील कैसे निकाला, डायमीटर ऑफ द विजिबल माइक्रोमीटर, फील्ड इन माइक्रोमीटर। हमने ऊपर डायमीटर रखा और नीचे क्या रखा, कितनी सेल्स हमको उस डायमीटर अलोंग या डायमीटर, उस डायमीटर के अलोंग कितनी सेल्स दिख रही हैं, ठीक है। फिर मैंने क्या करा, सपोज 25 सेल्स आर सीन अलोंग द डायमीटर, उस डायमीटर के अलोंग मुझे 25 सेल्स दिख रही हैं, ये डायमीटर है, इस डायमीटर के अलोंग मुझे 25 सेल्स दिख रही हैं। तो मैंने इन 25 सेल्स को डिवाइड कर दिया किससे 5000 माइक्रोमीटर, 5000 माइक्रोमीटर से डिवाइड कर दिया किसको 25 को। तो यहाँ से मुझे आ गया एक सेल का डायमीटर, एक सेल का साइज कितना आ गया 200 माइक्रोमीटर, ठीक है। बोल रहा है एस्टिमेट साइज ऑफ अनियन पील 200 माइक्रोमीटर। अगर हमारा 200 माइक्रोमीटर आया तो लाइट, जो हमारा लाइट माइक्रोस्कोप है मैग्नीफाई दिस सेल, तो हमारे जो लाइट माइक्रोस्कोप ने इसको कितना जूम करके दिखाया, ये पूछ रहा है कितना माइक जूम करके दिखाया होगा। बोला टोटल मैग्निफिकेशन ऑफ माइक्रोस्कोप डिपेंड्स ऑन, जो हमारे टोटल मैग्निफिकेशन है, जूम करने की पावर जो है, जूम करने की पावर जो है किसके ऊपर डिपेंड करती है, मैंने पीछे भी बताया किसके ऊपर डिपेंड करेगी, मैग्नीफाइंग पावर आईपीस के ऊपर, कि अब तुम्हारा आईपीस कैसा है, कितने एक्स का तुम आईपीस ले रहे हो, और दूसरा ऑब्जेक्टिव लेंस कौन सा ले रहे हो, ठीक है। जैसे मैंने बताया था 10x आईपीस और 10x, अगर तुम ऑब्जेक्टिव लेंस लोगे तो 100x मैग्निफिकेशन होगा, ऐसे 10x आईपीस और 20x ऑब्जेक्टिव लेंस लोगे तो 200x मैग्निफिकेशन 200 गुना बड़ा दिखेगा। तो डिपेंड करता है किस पे, आईपीस पे और ऑब्जेक्टिव लेंस में। अगर दोनों ही आईपीस और ऑब्जेक्टिव लेंस दोनों ही कितने हैं, मैग्नीफाइंग पावर की उनकी दोनों की कितनी है 10x, मतलब आईपीस भी 10 का है और ऑब्जेक्टिव लेंस भी 10 का है। तो जो टोटल मैग्निफिकेशन होगी, जो टोटल मैग्निफिकेशन हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी 10 × 10 100, 100x मैग्निफिकेशन हो जाएगी, वो कितनी हो जाएगी 100x मैग्निफिकेशन। दिस मीन्स दैट अ सेल विद इन एन एस्टिमेटेड साइज 200 माइक्रोमीटर, इसका मतलब है जो हमारे सेल का साइज निकाला 200 माइक्रोमीटर, वो अपीयर होगा, दिखेगा कितना 100 टाइम्स लार्जर, जो कि 100 गुना बड़ा दिखेगा, ठीक है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट अपना आता है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। क्या आता है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। अभी हमने पीछे कौन सा माइक्रोस्कोप देखा, वो था अपना लाइट माइक्रोस्कोप। क्या था लाइट माइक्रोस्कोप, ठीक। लाइट माइक्रोस्कोप में क्या करते थे हम, हेल्प लेते थे किसकी, लाइट की। इसमें हम क्या करते थे, लाइट पास कराते थे नीचे से, जैसे कि देखो ये माइक्रोस्कोप है पीछे, ये रहा माइक्रोस्कोप, इसमें नीचे से लाइट जलती थी और ये क्या करता था, इस ऑब्जेक्ट को देखने में हेल्प करता था यहाँ से, ठीक है। ये तो इसमें लाइट जलती थी और लाइट के थ्रू हम क्या करते थे, ऑब्जेक्ट को देख पाते थे, किसी भी चीज को हम देख पाते थे बड़ा करके, ठीक है। लेकिन जो हमारा ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है, ठीक है, ये लाइट माइक्रोस्कोप में क्या करते थे हम, हेल्प लेते थे किसकी, लाइट की। और जो हमारा लाइट माइक्रोस्कोप था वो माइक्रोमीटर जितनी छोटी चीजों को देख पाता था, कितनी माइक्रोमीटर जितनी छोटी, माइक्रोमीटर। जैसे मैंने भी पीछे बताया था ना तुमको स्टार्टिंग में ही, क्या बताया था कि 1 मिलीमीटर जो है बराबर होता है कितने के 10⁻³ माइक्रोमीटर, मतलब माइक्रोमीटर जितनी छोटी चीजों को देखना हो, अगर माइक्रोमीटर जितनी छोटी चीजों को देखना हो तो मैं किसकी हेल्प लूंगा, लाइट माइक्रोस्कोप की हेल्प लूंगा, ठीक है। और फिर मैंने ये भी बताया था कि 1 माइक्रोमीटर जो है बराबर होता है कितने के 10⁻³ नैनोमीटर के, ये बताया था। और तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर मुझे नैनोमीटर जितने छोटी चीजों को देखना हो तो मैं किसको देखूंगा, किसके थ्रू देखूंगा, तो उसका आंसर है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। अगर मुझे नैनोमीटर जितनी छोटी चीजों को देखना है, मतलब नैनोमीटर कितना छोटा हो गया 10⁻, मैंने बताया था ना नैनोमीटर कितना होता है, 1 नैनोमीटर कितना होता है, 1 मीटर इज इक्वल टू कितना होता है
10⁹ नैनोमीटर। 10⁹ नैनोमीटर मतलब 0.0000000001, ऐसे मतलब 9 जीरो आएंगी। 1, 3 और 3 6, 9, यहाँ 1 आ जाएगा। ठीक है, ये 1 नैनोमीटर। ठीक है, इतनी छोटी चीजों को अगर मुझे देखना हो, 0.0000 नैनोमीटर, 1 नैनोमीटर, अगर इतनी छोटी चीजों को देखना हो तो मैं किसका हेल्प लूंगा? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का हेल्प लूंगा। और अगर मुझे 6 जीरो वाला मतलब माइक्रोमीटर, 10, 20, 30, 40, 50, 60, अगर इतनी छोटी चीजों को देखना हो, माइक्रोमीटर जितनी छोटी, तो मैं लाइट माइक्रोस्कोप की हेल्प से देख सकता हूँ। लाइट माइक्रोस्कोप की हेल्प से देख सकता हूँ। लेकिन अगर मुझे माइक्रोमीटर से भी छोटे माइक्रोमीटर से भी छोटा देखना है, मतलब नैनोमीटर वाला देखना है, नैनोमीटर जितने साइज की चीजों को देखना है, तो मैं किसकी हेल्प लूंगा? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की हेल्प लूंगा। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप कुछ ऐसा दिखता है, बहुत बड़ा सेटअप होता है। जो अपना लाइट माइक्रोस्कोप जो होता है वो तो बहुत छोटा सा होता है, लेकिन जो हमारा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होता है वो बहुत वाइड लेवल पे काम करता है, बहुत बड़ा मैग्निफिकेशन करके देता है। ठीक है, यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं इसके अंदर, और ये क्या है, उसकी इमेज को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर देता है। ठीक है, आगे समझ में। अब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में हमने किसको देखा? ये आपने घर में खाया होगा, आपके घर में सब्जी बनती है, वेजिटेबल्स बनते हैं, तो आपके घर में आपने सुना होगा अरबी। सुना है अरबी? अरबी की सब्जी, अरबी की सब्जी सुना है? तो ये जो अरबी की सब्जी है, या आपने ये भी सुना होगा अरबी के पत्ते के पकोड़े बनते हैं। अगर किसी किसी के घर पे बनते हैं, जैसे मेरे घर में बनते हैं, हमने खाए हैं। तो अरबी के पत्ते, ये हमने अरबी की सब्जी तो कॉमन है, आपने खाई होगी। तो जो अरबी की सब्जी है, ये जो ये है अरबी की सब्जी, तो ये भी किस पे उगती है? प्लांट पे उगती है, प्लांट से निकलती है। ठीक है, ये वो है, क्या बोलते हैं, रूट्स हैं। ठीक है, रूट्स हैं, तो ये लीव्स, ये भी लीव्स देती होंगी। तो ये लीव्स जो है अरबी की अरबी की सब्जी की जो लीव्स हैं, ये अरबी के पत्ते भी कहते हैं इनको, अरबी के पत्ते खाए भी जाते हैं ये। ठीक है, ये क्या है अपने अरबी के पत्ते। जो ये अरबी के पत्ते हैं, इनको इंग्लिश में कहते हैं कैलोकेसिया लीफ। क्या कहते हैं? कैलोकेसिया लीफ। क्या कहते हैं? कैलोकेसिया लीफ। ये क्या है? अपनी कैलोकेसिया लीफ। तो जो साइंटिस्ट थे उन्होंने क्या करा, इस कैलोकेसिया लीफ को क्या करा, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर देखा। किसके अंदर देखा? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर देखा। ठीक, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर देखा। तो इन्होंने किसके अंदर देखा, यहाँ पे कैलोकेसिया की लीफ को लिया, और इसको, इसकी बहुत पतली सी झिल्ली, इसको कैलोकेसिया की लीफ को तोड़ा। इसके अंदर से जो इसका बैकवर्ड साइड है, पीछे वाली साइड से, इसको बहुत पतली सी एक झिल्ली को लिया, मतलब एक पतली सी उसको लिया, स्लाइड को लिया, जैसे स्लाइस ली, एक स्लाइस, जैसे हमने पीछे स्लाइस की बात करी, वैसे ही इन्होंने एक पतली सी स्लाइस ली, किसकी? इस कैलोकेसिया की लीफ की, और उसको कहाँ लगाया? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर फिट करा, और इन्होंने इसके अंदर देखा कि वो कैसी दिखती है, कैलोकेसिया की लीफ। ठीक है, तो जब हमने देखा कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर की कैलोकेसिया की लीफ कैसी दिखती है, तो वो कुछ ऐसी पिक्चर निकल के आई। कैसी पिक्चर निकल के आई? ऐसी। तो उन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर जब हमने उस लीफ को देखा, तो वो कुछ ऐसी दिखी, जैसे भी मैंने पीछे भी दिखाई, ऐसी दिख रही थी। ठीक है, अब मैंने जो भी वो पिक्चर दिख रही थी, मैंने उसका क्या निकलवा लिया? प्रिंट निकलवा लिया। क्या निकलवा लिया? प्रिंट निकलवा लिया। ठीक, याद रखना, प्रिंट निकलवा लिया। तो ये मैंने प्रिंट निकाल करके वो कुछ ऐसी दिख रही थी। ठीक है, अब देखो देखो तुम, मेरे को स्ट्रक्चर थोड़ा इसमें से दिख रहा होगा, ये जो स्ट्रक्चर है। तो ये जो स्ट्रक्चर है, ये बहुत सारे स्ट्रक्चर इसमें बने हुए हैं, ये तो ये सारे क्या है? स्टोमेटा। ये क्या है? स्टोमेटा दिखा रहे हैं। इसमें क्या दिख रहे हैं? ये स्टोमेटा है। ये रहा एक स्टोमेटा, एक स्टोमेटा ये रहा। ठीक है, ये क्या है? स्टोमेटा है। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ, भैया ये माइक्रोग्राफ कहाँ से आ गया? अभी तो हमने माइक्रोस्कोप पढ़ा। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ ऑफ ए लोअर सरफेस ऑफ ए कैलोकेसिया लीफ शोइंग स्टोमेटा। ये क्या है? कैलोकेसिया लीफ है, क्या शो कर रही है? स्टोमेटा शो कर रही है। और यहाँ क्या लिखा आ रहा है? माइक्रोग्राफ। हमने देखा किसके थ्रू? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के थ्रू देखा। ठीक है, अब मैंने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के थ्रू देखा, जो मैंने उसकी पिक्चर निकलवाई, जो मैंने पिक्चर को प्रिंट करा, जिस पिक्चर को मैंने प्रिंट करा, उस प्रिंट पिक्चर को क्या कह रहा हूं मैं? इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ। जो प्रिंट हुई निकली हुई पिक्चर है, उसको कह रहा हूं मैं क्या? इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ। इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ, जो पिक्चर निकली हुई है, उस पिक्चर को क्या कहा मैंने? इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ कहा। ठीक है,
इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ। जैसे कि जब तुम कोई हॉस्पिटल में एडमिट होता है तो कहते हैं ना कि इसका ईसीजी करवाओ, मतलब उसकी हार्ट बीट चेक करवा के लाओ। तो ईसीजी जो है इलेक्ट्रॉन कार्डियोग्राफ है ना, इलेक्ट्रॉन कार्डियोग्राफ वो क्या है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, सॉरी, ठीक है। तो वो क्या है, अपना इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम है, जिसमें हम क्या है, हार्ट बीट नापते हैं। जो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम है वो भी ऐसे ही एक पर्ची निकाल के देता है। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम का एक पर्ची निकाल के देखता है जिसमें क्या है, हार्ट बीट बनी हुई होती है। तो जो पर्ची निकली है उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। ग्राफ क्यों कहा, क्योंकि वो प्रिंट निकला है किससे, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम से। ऐसे ही सेम यहाँ पे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से मैंने एक प्रिंट निकलवाया, जो प्रिंट निकला उसको मैंने क्या कह दिया, इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ। ठीक है, समझ आ गया। इसलिए यहाँ पे क्या कहा, माइक्रोग्राफ का। ठीक है, चलो। यहाँ पे मैंने पिक्चर दिखा दी है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ है किसका, लोअर सरफेस ऑफ ए कैलोकेसिया लीफ। कैलोकेसिया लीफ की नीचे वाली छाल का हिस्सा है, स्लाइस का हिस्सा है, जो कि क्या दिखा रहा है, इसमें स्टोमेटा दिखा रहा है। क्या है ये, स्टोमेटा। ये सारे क्या है, स्टोमेटा। ये स्टोमेटा है सारे। ठीक है, आगे चलते हैं। तो यहाँ मैंने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की थ्योरी बता दी कि लाइट माइक्रोस्कोप के अलावा साइंटिस्ट ने एक और पावरफुल माइक्रोस्कोप को ढूंढ निकाला। ऑल्सो यूज पावरफुल इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप डेट रिवील द फाइन डिटेल ऑफ ए सेल स्ट्रक्चर, जो कि क्या है, इसके थ्रू हम क्या कर पाए, जैसे अब हमको अगर बस सेल देखना, ये सेल को देखना था, स्मॉलेस्ट है सेल, बहुत छोटा सेल है, तो हमको इसको देखने के लिए किसकी हेल्प लेनी पड़ी, लाइट माइक्रोस्कोप की हेल्प लेनी पड़ी। किसकी लेनी पड़ी, लाइट माइक्रोस्कोप की हेल्प लेनी पड़ी। वहीं अगर मुझे सेल के अंदर देखना है, सेल के अंदर भी बहुत सारी चीजें हैं जो कि तुम अभी आगे लेक्चर में पढ़ोगे। तो अगर मुझे सेल के अंदर की चीजों को देखना है, सेल के अंदर क्या क्या चीजें हैं, तो मुझे उन चीजों को देखने के लिए इलेक्ट्रो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की हेल्प लेनी पड़ेगी। ठीक है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की हेल्प लेनी पड़ेगी, समझे। अब लाइट माइक्रोस्कोप से हम बस सेल को देख पा रहे थे, लेकिन जब हमारे पास इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आया तो हमने क्या करा, सेल के अंदर भी देखना शुरू कर दिया है। ठीक है, फाइन डिटेल ऑफ ए सेल स्ट्रक्चर। दीज इंस्ट्रूमेंट, इसी इंस्ट्रूमेंट, जो ये इंस्ट्रूमेंट है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, ये हेल्प लेता है किसकी, बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की। जैसे लाइट माइक्रोस्कोप था, लाइट माइक्रोस्कोप, तो नाम में ही क्या है, लाइट, तो इसमें हम यूज कर रहे थे क्या, लाइट। ऐसे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है तो इसमें हम क्या यूज कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन यूज कर रहे हैं। ठीक है, क्या यूज कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, क्या यूज कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन यूज कर रहे हैं। दीज इंस्ट्रूमेंट यूज अ बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्या यूज करते हैं इसके अंदर, इलेक्ट्रॉन्स का यूज करते हैं, ना कि इंस्टेड ऑफ लाइट। लाइट की जगह हम क्या यूज कर रहे हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स का यूज कर रहे हैं। टू प्रोड्यूस, किसके लिए, हाई इमेज, हाई मैग्नीफाइड इमेज, मतलब एकदम क्लियर इमेज, एकदम बहुत जूम हुई हुई इमेजेस को निकलवाने के लिए, हाई मैग्नीफाइड इमेजेस अलाउइंग अस टू सी सेल स्ट्रक्चर, जो कि हमको हेल्प करे किसमें, सेल के स्ट्रक्चर को देखने में। कौन से स्केल पे, नैनोमीटर स्केल पे, जिसमें हम क्या है, नैनोमीटर जितनी छोटी स्मॉल स्केल को देख सकते हैं, नैनोमीटर जितनी स्मॉल चीजों को भी देख सकते हैं, नैनोमीटर स्केल। ठीक है, विद रिमार्केबल क्लियरिटी, विद क्लियरिटी मतलब क्लियर इमेजेस को देख सकते हैं। ठीक है, नैनोमीटर क्या है, नैनोमीटर इज 1 बिलियंथ पार्ट, 1 बिलियंथ ऑफ ए मीटर। ये मैंने पीछे भी बताया था, स्टार्टिंग में मैंने इसी चीज को समझाया कि नैनोमीटर क्या है, इज अ 1 बिलियंथ। बिलियंथ क्यों, 10 टू द पावर 9, 9 मतलब 0.00, जब तुम करोगे तो वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड ऐसे कर किस पे आओगे, बिलियन पे आओगे। तो ये 1 बिलियंथ पार्ट है मीटर का, नैनोमीटर इज 1 बिलियंथ ऑफ मीटर। ठीक, इसी को मैंने यहाँ पे दिखा रखी है, एनसीईआरटी की पिक्चर है, एनसीईआरटी जो यहाँ पे लिखा है मैंने वही यहाँ पे समझाया है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है आप सभी को। आगे चलते हैं। आगे अपना आता है अब सेल स्ट्रक्चर। क्या आता है, सेल स्ट्रक्चर। ठीक, सेल स्ट्रक्चर, जो हमारा सेल होता है, जब सेल एक साथ फॉर्म होते हैं तो उसको क्या बनाते हैं, जब एक सेल होता है तो बस सेल, और अगर सेल, बहुत सारे सेल्स एक साथ जुड़ते हैं तो क्या बनाते हैं, टिश्यू बनाते हैं, ये मैंने बताया था आपको। ठीक है, और जब टिश्यू एक साथ मिलते हैं तो क्या बनाते हैं, ऑर्गन। और ये ऑर्गन्स क्या है, एक साथ मिलकर क्या करते हैं, काम करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, काम करते हैं। ये सब क्या है, फॉर्म होते हैं। फॉर्म होते हैं किसके लिए, एक स्पेसिफिक फंक्शन के लिए, स्पेसिफिक फंक्शन के लिए। ठीक, इन सब का क्या अपना अपना फंक्शन होता है। जैसे ऑर्गन, लीवर मान लो, लीवर का क्या काम होता है, क्या होता है, जो हमारा खाना है उसमें अलग अलग तरीके के जो है जूसेस को ऐड करना। ठीक है, उसको फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है कौन, हमारा लीवर। ठीक,
ऐसे ही हमारे लंग्स, लंग्स क्या है, लंग्स भी एक क्या है, ऑर्गन है, जो कि क्या है, हमको ब्रीथ इन ब्रीथ आउट और सांस लेने में हेल्प करता है ना। ऐसे ही एक और ऑर्गन ले लो, हार्ट। हार्ट क्या करता है, हमारे बॉडी के अंदर जो ब्लड है उसको सराउंड पूरी बॉडी में ले जाने में हेल्प करता है, ठीक है। हार्ट, हार्ट क्या है, पंप करता है ब्लड को, है ना। तो ये सारे क्या है, ऑर्गन, इन सबका अपना अपना क्या है, फंक्शन है। फॉर्म, ऑर्गन जो है, अलग अलग ऑर्गन फॉर्म होते हैं, और क्या है, उन सबका क्या है, अपना अपना खुद का एक फंक्शन है। जैसे हार्ट का ब्लड पंप करना, लीवर का खाने को डाइजेस्ट करने में हेल्प करना थोड़ा, है ना, और लंग्स का क्या हेल्प है, सांस लेने में हेल्प करना, ठीक है। तो ये सबका क्या है, अपना अपना स्पेसिफिक फंक्शन है, ठीक है। और इन सबको अपना स्पेसिफिक फंक्शन करने के लिए एक दूसरे से क्या करना पड़ता है, इंटरेक्ट करना पड़ता है, ठीक है। तो ये हमारी, लेट सपोज ये सेल है और एक सपोज ये सेल है, तो जब इन दोनों को एक ही बॉडी में रहना है तो इन दोनों को एक दूसरे से क्या करना पड़ेगा, इंटरेक्ट करने का। लेट सपोज ऐसा समझ लो, ये राम है और ये अपना श्याम है ना। राम और श्याम, ठीक। राम जो है मैनेजर है कंपनी का, और ये कौन है, एम्प्लॉय। ये कौन है, अपना एम्प्लॉय है, ठीक है। तो जो मैनेजर है और एम्प्लॉय है, अब जो श्याम है उसको कभी ना कभी तो मैनेजर की हेल्प लेनी पड़ेगी कि सर मुझे अब आगे क्या काम करना है, सर मैंने ये वाला काम कर लिया, अब ये काम कैसे करना है। तो जो श्याम है उसको बार बार इंटरेक्ट करना पड़ेगा, किससे, राम से, मैनेजर से। क्यों, दोनों ही क्या है, एक ही कंपनी में काम करते हैं, और उन दोनों को ही क्या करना है, डेवलपमेंट करना है इस कंपनी का। तो दोनों को अब एक दूसरे से क्या करना पड़ेगा, इंटरेक्ट करना पड़ेगा। ऐसे ही सेल का काम है। सेल दो जो है एक ही बॉडी में है, लेट सपोज ये ह्यूमन है, इस ह्यूमन के अंदर ये दोनों सेल है, तो इन दोनों सेल को एक ही बॉडी में रहना है। तो इस बॉडी को ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे, ये चाहेंगे कि ये बॉडी क्या है, हेल्दी रहे। तो ये दोनों सेल्स क्या एक दूसरे से इंटरेक्ट करेंगी कि भैया ये ब्लड, जैसे हार्ट और लीवर और लंग्स, ये भी सब क्या है, एक दूसरे से क्या करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं कि भाई सब काम सही चल रहा है कि नहीं चल रहा। तो सेल्स क्या है, एक दूसरे से क्या करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। अब ये क्या है, जो सेल्स जो होते हैं इंटरेक्ट कैसे करते हैं, जैसे ये अगल बगल में दो सेल्स है, तो इंटरेक्ट करेंगे अपनी बाउंड्री से। ये इनकी बाउंड्री है, ये अपनी बाउंड्री से इंटरेक्ट करेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं। सेल्स आर ऑर्गेनाइज इनटू स्पेशलाइज्ड टिश्यू। जो सेल होते हैं वो ऑर्गेनाइज होते हैं किस में, टिश्यूज में। और वही टिश्यू आगे जाकर क्या बनाते हैं, ऑर्गन। और ये कलेक्टिवली सबका अपना अपना क्या होता है, अपना एक फंक्शन होता है। कलेक्टिवली परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन, और अलग अलग फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। दीज सेल्स फंक्शन एज यूनिट। ये सारे क्या सेल्स क्या है, अपना अपना फंक्शन काम करते हैं, ठीक है। फॉर दीज सेल्स टू फंक्शन एज यूनिट, ये सेल्स क्या है, फंक्शन करते हैं एक यूनिट पे, ठीक है। दे मस्ट बी एबल टू इंटरेक्ट। उन सबको एक यूनिट पे काम करने के लिए, एक ही बॉडी में काम करने के लिए एक दूसरे से क्या करना पड़ेगा, इंटरेक्ट करना पड़ेगा। दे मस्ट बी एबल टू इंटरेक्ट विद वन अनदर। एक दूसरे से इंटरेक्ट करना पड़ेगा सेल को, ठीक है। वन अनदर विद देयर सराउंडिंग। एक दूसरे, ये अपने अपने सराउंडिंग में क्या करेंगे, एक दूसरे से इंटरेक्ट करेंगे। दीज इंटरेक्शन अकर एट सेल बाउंड्री। ये जो सेल्स क्या करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, कैसे करते हैं, अपनी बाउंड्री पे। ये उनकी बाउंड्री है, तो अपनी बाउंड्री से क्या करेंगे, इंटरेक्ट करेंगे, ठीक है। वेयर सब्सटेंसेस मूव बिटवीन द सेल्स एंड देयर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। और इनके बीच में क्या है, कुछ सब्सटेंस ऐसे इंटरेक्ट घूम रहा है, ठीक है। वेट अ सेकेंड। ओके, सॉरी फॉर दिस, ठीक है। तो सेल क्या कह रहा है, इवन सिंगल सेल, सॉरी यहाँ पे था ना थर्ड पॉइंट पे, वे सब्सटेंस मूव बिटवीन द सेल्स। और कुछ सब्सटेंस जो है इनके बीच में होता है, जो कि तुम आगे नेक्स्ट लेक्चर्स में या आगे लेक्चर्स में समझोगे कि सेल्स के बीच में क्या होता है, ठीक है। जिसको हम ल्यूमन भी कहते हैं, ठीक है, ल्यूमन भी कहते हैं। ले याद करने की वैसे कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। बिटवीन द सेल्स, जो कि इनके बीच में इंटरेक्ट करने में हेल्प करता है। वेयर सब्सटेंसेज मूव बिटवीन देयर सेल्स एंड देयर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। और इनके बीच में क्या है, एनवायरनमेंट में आगे बीच में क्या है, सब्सटेंसेज मूव कर रहे हैं, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा। इवन सिंगल सेल, जो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म भी है ना, उसको भी क्या है, इंटरेक्ट करने होता है अपने एनवायरनमेंट में। इवन सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म एक्सचेंज मटेरियल्स एंड रिस्पॉन्ड टू एनवायरनमेंट थ्रू द सेल मेम्ब्रेन। सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म जिसमें बस एक सेल है, वो भी इंटरेक्ट करता है एनवायरनमेंट में, किसके लिए, मटेरियल्स का एक्सचेंज करने के लिए। अब लेट सपोज ऐसे समझ लो
ये कोई बंदा है, ये अकेला रहता है, ठीक है, अकेला रहता है। इसका नाम दे देते हैं कुछ, क्या नाम दूं मैं इसको, अनुज नाम दे देते हैं ना, अनुज। ठीक है, अब ये अनुज है, ये अकेला रहता है, इसके नाम इसके अनुज जो है अपने मम्मी पापा से सबसे लड़ाई करके आ गया, और ये अपना अकेला रहता है, अकेला कमाता है, अकेला खाता है। तो अब ये अनुज जो है अकेला है, लेकिन जब भी इसको खाने की जरूरत पड़ेगी, फूड की जरूरत पड़ेगी, तो इसको बाहर जाना पड़ेगा, बाहर जाकर के सामान लेना पड़ेगा। और तो ये जब बाहर जाएगा तो किसी ना किसी से इंटरेक्ट करेगा, ये फूड वाला है, लेट्स सपोज ये खाना बेचता है, तो इससे तो इंटरेक्ट करना ही पड़ेगा ना इसको अपने फूड के लिए, कि भैया ये कितने का सामान है, इसको मुझे दे दो। तो इसने एक्सचेंज करने के लिए क्या करा, वहां पे इंटरेक्ट किया, इन्वायरमेंट में इंटरेक्ट करा। तो इंटरेक्ट कर, ये जो सिंगल सेल है उसको भी इंटरेक्ट करना पड़ता है इन्वायरमेंट में, किस चीज के लिए, एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स के लिए, ठीक है। आगे चलें। नेक्स्ट अपना आता है सेल मेम्ब्रेन। क्या आता है, सेल मेम्ब्रेन। ठीक, जो सेल मेम्ब्रेन होती है बहुत पतली लेयर होती है। क्या होती है, बहुत पतली लेयर होती है, बहुत पतली होती है ये। क्या होती है, थिन मेम्ब्रेन होती है ये, सेल मेम्ब्रेन, बाहर वाली लेयर। अब इस बाहर वाली लेयर के बारे में बात करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसी होती है, थिन मेम्ब्रेन होती है, थिन मेम्ब्रेन, बहुत पतली होती है, ठीक है। कितनी पतली होती है, लगभग लगभग कितना बोलूं मैं, 7 to 10 नैनोमीटर। कितनी पतली होती है, 7 से 10 नैनोमीटर, मतलब नैनोमीटर स्केल पे है, देखो नैनोमीटर पे है ना। तो मैंने पीछे बताया था कि अगर नैनोमीटर वाली चीजों को मुझे देखना है तो किससे देखूंगा, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखूंगा। तो अगर मुझे बस सेल मेम्ब्रेन को देखना है तो सेल मेम्ब्रेन को मैं कैसे देखूंगा, सेल मेम्ब्रेन को मैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखूंगा। तो जूम करके जब मैं देखूंगा इस सेल मेम्ब्रेन को, तो मुझे सेल मेम्ब्रेन कुछ ऐसी दिखेगी, ऐसे, ऐसे। और ये एक ही लेयर नहीं दिखेगी, ऐसी दो लेयर दिखेंगी मुझे सेल मेम्ब्रेन में, ऐसे। सॉरी मैंने गलत बना दिया है, जो इसके पैर हैं वो अंदर बनेंगे, है ना, ऐसे, ऐसे। और इसमें ऐसे तुमको इस कुछ प्रोटीन्स भी दिखेंगे, ऐसे। ये मेरे को सेल दिखी किसमें, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में, जब मैंने जूम करके देखी तो सेल मेम्ब्रेन मुझे कुछ ऐसी दिखी। ठीक, और फिर उस पे कुछ ऐसे स्ट्रक्चर भी बने हुए हैं। ठीक, अब इसका नाम रख देते हैं जो जो मेरे को स्ट्रक्चर दिखे। ठीक, ये जो मेरे को बीच में ऐसे सेल मेम्ब्रेन के बीच में दो लेयरों के बीच में ऐसे बना हुआ दिख रहा है, ये जो दोनों दोनों लेयरों में, एक लेयर ये हो गई, एक लेयर ये हो गई, दोनों लेयरों में बना हुआ दिख रहा है, दोनों में धसा हुआ दिख रहा है, इसको हम बोलते हैं प्रोटीन। क्या है ये अपना, प्रोटीन। एक प्रोटीन ये हो गया, और एक प्रोटीन बस एक ही लेयर में लगा हुआ है कुछ ऐसे, ये भी अपना क्या है, प्रोटीन। एक लेयर ऐसा धसा हुआ है दोनों लेयरों में, एक एक के ऊपर लगा है। और प्रोटीन कुछ होते हैं जो इसके ऊपर लगे हुए होते हैं ऐसे, कुछ प्रोटीन ऐसे इनके ऊपर भी लगे हुए होते हैं। ठीक, तो ये तीनों ही प्रोटीन है। कुछ कुछ दोनों साइड में दोनों लेयरों में लगे हुए हैं, कुछ एक लेयरों के ऊपर बैठे हुए हैं, और कुछ एक ही लेयर के अंदर लगे हुए हैं। ये तीनों ही क्या है, प्रोटीन है। ठीक, अब ये वाला स्ट्रक्चर देख लेते हैं, ये क्या है अपना। तो ये जो सर्कल है ये अपना है हेड। क्या है, हेड। और ये जो ऐसे दिख रहा है ये अपनी है टेल। क्या है, टेल। अब ये जो हेड वाला पार्ट है, ये जो अपना हेड वाला पार्ट है, इसको वाटर से प्यार है। क्या है, इसको वाटर से प्यार है, वाटर लविंग है ये, इसको वाटर से प्यार है। ठीक है, अब मैंने ये भी बताया था तुम्हें अभी पीछे की सेल जो है इंटरेक्ट करती हैं, और इन सेलों के बीच में क्या होता है, सब्सटेंस होता है ना। सेल के बीच में क्या होता है, सब्सटेंस। और इस सब्सटेंस में वाटर भी इंक्लूडेड होता है, वाटर भी इनके सब्सटेंस में आगे पीछे ऐसे चक्कर लगा रहा होता है, ठीक है। तो ये वाटर इनके बीच में चक्कर लगा रहा है। तो बाहर वाली लेयर जो है कुछ ऐसी ही है, ये बाहर वाली लेयर तो है। तो बाहर क्या दिख रहा है, अपना हेड दिख रहा है। तो हेड को वाटर पसंद है, हेड को क्या है, वाटर पसंद है। तो हेड जो है उसको वाटर पसंद है, वाटर लविंग है। ठीक, और जो टेल वाला पार्ट है वो सेल के अंदर है, ये जो टेल के वाला पार्ट है सेल के अंदर है, सेल के अंदर है ये वाला पार्ट। जो सेल के अंदर वाला पार्ट है इसको क्या है, वाटर पसंद नहीं है, वाटर हेटर,
इसको वाटर क्या है, पसंद नहीं है, वाटर हीटर है। जो 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 हेड वाला पार्ट है, उसको हेड वाले पार्ट को क्या है, वाटर पसंद है, वाटर लविंग है, तो इसको बोलेंगे हाइड्रो। हाइड्रो मतलब वाटर, और फिलिक, हाइड्रोफिलिक। क्या बोलेंगे, हाइड्रोफिलिक। हाइड्रो मतलब वाटर, और फिलिक माने लव। इसको वाटर से लव है, हेड वाले पार्ट को। दूसरा टेल, टेल टेल जो है अंदर है, तो टेल को क्या है, वाटर से क्या है, हीट है, वाटर हीटर। मतलब इसको हाइड्रो से, वाटर से डर लगता है, हाइड्रोफोबिक। फोबिक माने डर, हाइड्रो मतलब वाटर, और फोबिक माने डर, वाटर हीटर। डर, डर लगता है उसको वाटर से, ठीक है। टेल को वाटर से डर लगता है, और इसको जो हेड है उसको वाटर से लव है, ठीक है। और प्रोटीन कौन कौन से हैं, एक तो इसमें ऐसे वाले हैं, और एक ये वाले हैं, और एक ये वाले हैं। कुछ ऐसे प्रोटीन हैं जो बस इनके बीच में लगे हुए हैं, कुछ प्रोटीन ऐसे हैं जो दोनों लेयर्स के बीच में लगे हुए हैं, दोनों लेयर्स में है, और एक कुछ प्रोटीन ऐसे हैं जो उनके ऊपर बैठे हुए हैं। अब ये जो ये वाला पार्ट है, जो ये बना हुआ है, ये अपना क्या कहलाता है, इसको हम बोलते हैं लिपिड। क्या बोलते हैं, लिपिड। क्या है ये अपना, लिपिड, ठीक। और यही अपने जो यहाँ पे धसे हुए, ये क्या है, प्रोटीन। तो मैं ये कह सकता हूँ, जो सेल मेम्ब्रेन होती है हमारी, जो हमारी सेल मेम्ब्रेन होती है, वो बनी होती है किससे, मेड अप ऑफ किससे, लिपिड। ये जो ऐसे बने हुए स्ट्रक्चर, ये अपने क्या है, ये जो ऐसे बने हुए स्ट्रक्चर, ये क्या है, अपने लिपिड है। तो लिपिड से बनी हुई होती है, और एंड किससे बनी होती है, प्रोटीन। जो हमारी सेल मेम्ब्रेन बनी होती है, किससे बनी होती है, लिपिड एंड प्रोटीन से बनी हुई होती है, ठीक है। अब यहाँ पे एक और चीज देखो, एक लिपिड की लेयर ये रही, आ, एक लिपिड की लेयर ये रही, ये एक लेयर हो गई लिपिड की। यहाँ पे बहुत सारे लिपिड लगे, तो एक लेयर ये हो गई लिपिड की, और दूसरी लेयर ये हो गई लिपिड की। एक लिपिड की लेयर ये हो गई, है ना। दो लेयर है ना लिपिड की, किसमें, सेल मेम्ब्रेन के अंदर। जब हम दूर से देख रहे थे, नॉर्मल लाइट माइक्रोस्कोप से देखा, तो बस ये एक ही लेयर लाइन दिख रही थी ना हमको। लेकिन जब हमने नैनोमीटर स्केल में देखा, मतलब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखा, तो हमको कैसी दिख रही है, दो लेयर दिख रही है, किसमें, सेल मेम्ब्रेन में। जब हम पास से, दूर से देख रहे तो एक ही दिखी, लेकिन जब बहुत पास करके देखा तो ऐसा लग रहा है दो लेयर्स हैं, किसमें, सेल मेम्ब्रेन में। जो दो लेयर्स हैं किसकी बनी हुई है, लिपिड से बनी हुई है। एक लिपिड की लेयर, ये दूसरी लिपिड की लेयर, तो इसको हम बोलते हैं, दो लेयर है ना, तो इसको बोलेंगे लिपिड बाय लेयर। बाय लेयर, बाय मतलब दो, लिपिड की दो लेयर, लिपिड बाय लेयर, लिपिड की दो लेयर, लिपिड बाय लेयर, लिपिड की दो लेयर, ठीक। आई होप तुमको ये लाइंस क्लियर होंगी सारी की सारी। अब इसको पढ़ते हैं आगे। सेल मेम्ब्रेन इज अ थिन बाउंड्री। सेल मेम्ब्रेन जो है एक थिन बाउंड्री है, पतली सी बाउंड्री है, जो कि क्या करती है, सेल को सराउंड करके रखती है, सेल को घेर के रखती है। ये सेल है अपना, और ये सेल के अंदर क्या है, साइटोप्लाज्म है। सेल जो है, सेल मेम्ब्रेन जो है, ये हमारी क्या है, बाउंड्री है सेल की। अगर ये सेल की बाउंड्री ना हो, लेट सपोज ये कर लो, अगर मैं इस सेल मेम्ब्रेन को ही हटा दूं, तो इस सेल का कोई अस्तित्व रहेगा, भैया सेल मेम्ब्रेन नहीं है तो उसको हम सेल कैसे कह दें। इसके अंदर तो कुछ दिख ही नहीं, ऐसा लग रहा है कि साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस है, ये तो भाग भाग जाएगा सारा का सारा। जो साइटोप्लाज्म, इसके अंदर लिक्विड स्ट्रक्चर है, सारा फैल जाएगा। जो सेल मेम्ब्रेन थी, उसी ने तो इसको कैद करके रख रखा था, जिससे कि ये फैले ना, बाहर ना जाए, है ना। तो सेल मेम्ब्रेन ही जो है क्या करता है, ये बाउंड्री की तरह काम करता है इसमें, और प्रोटेक्ट करके रखता है इसके अंदर के कंटेंट को, इसको बचा के रखता है अंदर वाले कंटेंट से। जो अंदर के कंटेंट है इनको बाहर नहीं जाने देता, इनको प्रोटेक्ट करके रखता है, बचा के रखता है ना। कौन, सेल मेम्ब्रेन। अगर सेल मेम्ब्रेन ही ना हो तो इस न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म सब खराब हो जाए, ये समझो, है ना। सेल मेम्ब्रेन जो है एक थिन बाउंड्री है, जो कि क्या करती है, सराउंड सेल, सेल को सराउंड करके रखती है, घेर के रखती है, और अंदर के कंटेंट को बचा के रखती है। डिफाइंस द इंडिविजुअलिटी ऑफ सेल। अगर इस सेल की, सेल मेम्ब्रेन को ही मैंने अभी हटा दिया, जैसे अभी हटाया था, अगर वैसे हटा दूं, तो इसकी कोई इंडिविजुअलिटी है, अब नहीं है ना। इंडिविजुअलिटी मतलब इसका खुद का कुछ अस्तित्व माना जाएगा, नहीं। तो सेल की क्या है, सेल मेम्ब्रेन क्या है, एक इंडिविजुअलिटी है सेल की। सेल मेम्ब्रेन क्या है, एक इंडिविजुअलिटी है सेल की। डिफाइंस द इंडिविजुअलिटी ऑफ ए सेल। और इसको क्या कहते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, अब देखो, ये जो हमारा ये लिक्विड वाला स्ट्रक्चर, इसको क्या बोलते हैं, प्लाज्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म। अब ये जो प्लाज्म एंड में आ रहा है ना, इसके क्या आ रहा है, एंड में प्लाज्मा आ रहा है ना। अब
इसने घेर किसको, जो साइटोप्लाज्म है इसको किसने बचा रखा है, हमारी सेल मेम्ब्रेन ने बचा रखा है। किसने बचा रखा है, सेल मेम्ब्रेन ने बचा रखा है। किसको बचा रखा है, साइटोप्लाज्म को बचा रखा है। अब इसने प्लाज्म को बचा रखा है ना, किसको बचा रखा है, प्लाज्म को बचा रखा है, तो इसीलिए इसका नाम दूसरा मैंने क्या रख दिया, प्लाज्मा, सॉरी बेटा, क्या रख दिया दूसरा नाम मैंने, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या रख दिया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्यों रख दिया, क्योंकि ये प्लाज्मा को बचा के रख रहा है, अंदर घेर के रख रहा है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा की, ये प्लाज्मा की मेम्ब्रेन, प्लाज्मा की क्या हो गई, मेम्ब्रेन हो गई, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो सेल मेम्ब्रेन, सॉरी, डिफाइंस द इंडिविजुअलिटी ऑफ सेल, और इसको क्या कर देता है, ऑल्सो कॉल्ड अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब समझ आ गया प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्यों कहते हैं। ठीक। दूसरा, सेल मेम्ब्रेन जो होता है सेलेक्टिवली परमिएबल होता है। सेल मेम्ब्रेन जो होता है सेलेक्टिवली परमिएबल होता है, मतलब भैया ये जो सेल है ना, ये किसी किसी को ही अंदर आने दे सकता है। जैसे कि बाहर वाटर है, तो बोलेगा वाटर, वाटर बोलेगा कि भाई साहब अंदर तुम्हारे सेल को वाटर की जरूरत तो नहीं है, अंदर किसी को वाटर की जरूरत नहीं है, तो प्रोटीन बोलेगा हाँ है, तो चल तू आ जा अंदर, तो ये सेल क्या करेगा, वाटर को अंदर आने देगा। ठीक। ऐसी अगर कुछ और चीज है, ये लेट सपोज कोई और चीज है, ठीक है, और ये चीज बोलिए कि भाई साहब मुझे अंदर आने दोगे, तो प्रोटीन जो है, प्रोटीन के अंदर ये जो ये वाली प्रोटीन्स होते हैं, ये वाले जो दोनों दोनों लेयरों के अंदर धंसे पड़े, दोनों लेयरों के अंदर धंसे पड़े, ऐसे ही प्रोटीन्स के थ्रू ही सब्सटेंस जो है अंदर और बाहर जाना करते हैं। ठीक है। अब ये दूसरा कुछ चीज है, ये ना खराब है हमारे सेल के लिए, इसका कोई काम नहीं है हमारे सेल में, तो ये बोलेगा कि मैं अंदर आ जाऊं, तो ये प्रोटीन बोलेगा भाई तेरा तो कुछ काम नहीं है, तू बाहर ही रह। तो ये प्रोटीन क्या कर रहा है, डिसाइड कर रहा है कि कौन अंदर आएगा और कौन अंदर नहीं आएगा। ठीक है। ऐसी चीज जिसको वो डिसाइड कर रहा है, तो इसी को क्या कह रहे हैं हम, सेलेक्टिवली परमिएबल। क्या कह रहे हैं, जो हमारी सेल मेम्ब्रेन है वो ही डिसाइड कर रही है कि कौन अंदर आएगा और कौन अंदर नहीं आएगा। इसी चीज को हम क्या कह रहे हैं, सेलेक्टिवली परमिएबल, कि ये डिसाइड करता है कि किसको अंदर आना है और किसको अंदर आने नहीं देना है। सेल मेम्ब्रेन इज सेलेक्टिवली परमिएबल। इसका मतलब है क्या है, इट मीन्स इट अलाउज सम सब्सटेंसेस टू पास थ्रू, जो कुछ कुछ चीजों को ही अंदर आने देता है और कुछ चीजों को क्या कर देता है, ब्लॉक कर देता है कि भाई तू बाहर ही रहे। ठीक। एग्जाम्पल में यहाँ पे बता रखा है कि जब तुम लंग्स, हमारे जब तुम ब्रीथ करते हो, जब तुम ब्रीथ करते हो, ठीक है, तो तुम क्या करते हो, ऑक्सीजन अंदर लेते हो और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर जाने देते हो। तो ये लंग्स में भी क्या है, ये लंग्स भी क्या है, एक तरीके की सेल है कि बस ऑक्सीजन को अंदर आने दे रही है और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर जाने दे रही है, और किसी भी चीज को अंदर आने नहीं दे रही है। तो यू हैव लर्नड हाउ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड मूव अक्रॉस द मेम्ब्रेन ऑफ एल्वेलाई। एल्वेलाई मतलब ये जो हमारा लंग्स होता है ना, हमारे जो लंग्स होते हैं, इस लंग्स के अंदर ना बहुत छोटे छोटे ऐसे बैलून बने हुए होते हैं, ऐसे ऐसे छोटे छोटे बैलून बने हुए होते हैं, ऐसे छोटे छोटे बैलून। इस बैलून्स के अंदर ऑक्सीजन आती है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाती है। तो मूव अक्रॉस मेम्ब्रेन एल्वोलाई, एल्वोलाई के अंदर, लंग्स के अंदर जो एल्वोलाई होती है उसके अंदर मूव करते कौन, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन इन द लंग्स। हाउ डज द स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन इन द सेल्स ऑफ एल्वोलाई कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस। तो ये कैसे कंट्रोल कर पा रहे हैं, ये जो एल्वोलाई है कैसे कंट्रोल कर पा रहे हैं कि ऑक्सीजन ही अंदर आए और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाए, ये क्वेश्चन मार्क पे यहाँ पे लगा दिया इन्होंने। ठीक। नेक्स्ट, स्ट्रक्चरली द सेल मेम्ब्रेन इज, जो हमारी सेल मेम्ब्रेन होती है वो कैसी होती है, 7 to 10 नैनोमीटर की होती है, ये मैंने पीछे भी बता दिया था तुमको। ठीक। 7 to 10 नैनोमीटर थिक होती है। ठीक। इट इज मेड अप ऑफ लिपिड्स, ये किससे बनी हुई होती है, लिपिड से बनी होती है, मैंने बता दिया। लिपिड्स क्या होते हैं, फैट्स होते हैं हमारे, ये याद रखना। और दूसरा प्रोटीन से बने होते हैं, जैसे कि यहाँ पे लिपिड बने हुए हैं ना, देखो ये लिपिड बने हुए हैं, ये हमारे क्या बने हुए हैं, लिपिड बने हुए हैं। और ये हमारे क्या है, प्रोटीन, क्या है, प्रोटीन। ठीक। ये क्या है हमारे, प्रोटीन। कुछ प्रोटीन ऐसे हैं जो दोनों लेयर्स में लगे हुए हैं, एक लेयर ये रही, एक लेयर ये रही, दोनों लेयर्स के अंदर लगे हुए हैं, तो इनको बोल, ये हमारे एक प्रोटीन ये उससे हो गए, और कुछ प्रोटीन ऐसे हैं जो लिपिड की लेयर के ऊपर बैठे हैं, और कुछ लेयर ऐसे हैं जो थोड़े से अंदर धंसे पड़े हैं ऐसे। ठीक है। तो ये तीनों ही क्या है, प्रोटीन्स है, वेरियस टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स। ठीक। अब यहाँ पे लिपिड की दो लेयर है ना, इसीलिए इसको क्या कह दिया, लिपिड बाय लेयर, क्या बोल दिया, लिपिड बाय लेयर। स्ट्रक्चर ऑफ ए सेल मेम्ब्रेन, जो स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन यहाँ से निकाला है, ये किसके थ्रू निकाला होगा इन्होंने, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के थ्रू निकाला होगा, क्योंकि माइक्रोस्कोपिक
ये क्या है, नैनोमीटर जितना पतला है, तो नैनोमीटर वाली चीजें किस में निकालूंगी, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में निकालूंगी। ठीक है, समझ आया? आगे चले। मेम्ब्रेन हैज अ लिपिड बाइलेयर, जो मेम्ब्रेन होती है इसके पास दो लेयर होती है लिपिड की, लिपिड बाइलेयर, टू लेयर्स ऑफ स्पेशल फैट मॉलिक्यूल्स, फैट मॉलिक्यूल्स मतलब लिपिड की मॉलिक्यूल्स की लेयर होती है, विद वाटर अट्रैक्टिंग हेड, जिसमें क्या होता है, वाटर अट्रैक्टिंग हेड होता है, और जो कि बाहर की साइड होता है, जो हेड है वो बाहर की साइड है, बाहर की साइड है, और जो हमारी टेल्स है वो अंदर की साइड है, इनवर्ड साइड है, एंड वाटर रिपेयरिंग टेल्स इनवर्ड, विद प्रोटीन्स, और प्रोटीन इनके अंदर धसे हुए हैं, ये प्रोटीन इनके अंदर धसे हुए हैं। अब ऐसे प्रोटीन, जैसे दो प्रोटीन है ना यहाँ पे, एक ये वाला एक ये वाला, 1 और 2, ये दोनों ही प्रोटीन जो है दोनों लेयर्स के अंदर धसे पे, और ये दोनों ही प्रोटीन क्या है, डिसाइड करेंगे कि कौन सेल के अंदर आएगा और कौन सेल के बाहर जाएगा, कौन सेल के अंदर आएगा कौन सेल के बाहर जाएगा। तो ऐसे प्रोटीन जो डिसाइड कर रहे हैं कि कौन अंदर आएगा सेल के और कौन बाहर जाएगा, ऐसे प्रोटीन्स को हम क्या बोलते हैं, गेट कीपर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गेट कीपर्स। क्या बोलेंगे, गेट कीपर्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे, गेट कीपर्स। समझ आया? दूसरा, ये जो सेल मेम्ब्रेन है हमारी, ये जो लिपिड्स हैं और ये प्रोटीन्स हैं, ये क्या करते हैं ना, लिपिड्स और प्रोटीन्स, ये ना बहुत फ्लेक्सिबल होते हैं, ये क्या कर सकते हैं, फ्लिप कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं, साइडवेज आगे पीछे घूम सकते हैं, ऐसे जैसे तुमको ये दिख रहा है ना, ऐसे मूव कर पाते हैं। और दूसरा, अब ये जैसे कुछ स्ट्रक्चर इसका कुछ ऐसे है ना, ऐसे हिलता डुलता, तो इसको बोलते हैं मोजैक। क्या बोलते हैं, मोजैक। इसलिए इसका नाम भी रखा क्या गया, मोजैक मॉडल। क्या नाम रखा इसका गया, मोजैक मॉडल नाम रख दिया गया। ठीक है, आगे देखते हैं। मॉलिक्यूल्स कैन मूव साइडवेज, फ्लिप और रोटेट विद इन द मेम्ब्रेन, हेंस इट इज फ्लूइड। जो मॉलिक्यूल्स होते हैं सेल के अंदर, सेल के अंदर जो मॉलिक्यूल्स है, सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो मॉलिक्यूल्स है वो क्या कर सकते हैं, साइडवेज और फ्लिप कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं, अपनी जगह पे क्या कर सकते हैं, रोटेट कर। अब भैया कोई मॉलिक्यूल अंदर आ गई सेल की, तो वो ये कहीं भी घूम सकता है। ठीक है, तो क्या साइडवेज फ्लिप रोटेट कर सकते हैं इन मेम्ब्रेन के अंदर, इसलिए क्या कहते हैं, उसको फ्लूइड कहते हैं। प्रोटीन इन द मेम्ब्रेन एक्ट लाइक गेट कीपर, जो प्रोटीन्स जो दोनों लिपिड्स की लेयर में लगे हुए हैं उनको क्या बोलते हैं, गेट कीपर्स बोलते हैं। इन हेल्पिंग सब्सटेंसेस पास, तो जिसमें क्या करते हैं, ये प्रोटीन्स के थ्रू क्या कर पाते हैं, सब्सटेंसेस अंदर और बाहर जा पाते हैं। सिंस द मॉलिक्यूल्स आर अरेंज लाइक अ टाइल्स, जो मॉलिक्यूल्स है टाइल्स के अंदर अरेंज हो रखे हैं इन अ मोजैक, इसीलिए इसको क्या बोला हमने, मोजैक मॉडल बोला। ठीक है, जो सारे लिविंग सेल्स होते हैं वो कम्युनिकेट कर पाते हैं एक दूसरे से, कहाँ, किसके थ्रू, एंड देयर नेबरिंग सेल्स, जो उसके नेबरिंग सेल्स होते हैं और जो दो सराउंडिंग के आसपास के सेल होते हैं वो सारे कम्युनिकेट करते हैं किसके थ्रू, थ्रू सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन के थ्रू क्या करते हैं, वो कम्युनिकेट करते हैं एक दूसरे से, इंटरेक्ट कर पाते हैं। ठीक है, हाउएवर सेल ऑफ प्लांट, जो लेकिन हालांकि सेल जो प्लांट की होती है, जो प्लांट की सेल होती है वो जैसे कि फंगाई और बैक्टीरिया हो गया, सेल ऑफ प्लांट, और प्लांट की सेल और फंगाई की सेल और बैक्टीरिया की सेल, इनके पास एक एडिशनल लेयर होती है जिसको हम क्या कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन के अलावा एक और एडिशनल लेयर होती है जिसको हम क्या कहते हैं, सेल वॉल कहते हैं। क्या कहते हैं, सेल वॉल, जिसको हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। किस में पढ़ेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है, ये सारे नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, ज्वाइन टेलीग्राम चैनल फॉर नोट्स। ठीक है, ये वाला स्कैन, आप इसको स्कैन कर सकते हो, यहाँ से आपको ग्रुप ज्वाइन करने को मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में।